नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच जो हमारी ऑफलाइन में टेस्ट 9 से 10 के बीच हुआ करती हैं, स्पेशली एएलपी के लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल होता है और हमारे द प्लेटफॉर्म ऐप पर भी ये टेस्ट आपको आयोजित होती है। उसी के डिस्कशन के लिए हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज हमारा तीसरा टेस्ट है और आज तीसरे प्रश्न के सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। चर्चाओं को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। आपके सामने अब एग्जामिनेशंस की भरमार लगती चली जा रही है। पार्क आपके सामने है जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग 400 के आसपास इलेक्ट्रीशियन का पद है। निश्चित रूप से आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। एज की एक समस्या बनी हुई है, उस समस्या पर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग भी बार को कॉल करके ये जानकारी दें ताकि वो इस पर विचार करने को थोड़ा सा आरूढ़ हो। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आपकी विश्व भारती की वैकेंसी है, 405 पद वहां पर आईटीआई के छात्रों के लिए है। 32 वर्ष वहां पर एज है, एज की कोई समस्या वहां नहीं है। बेहिचक कोई परसेंटेज का मार्क्स नहीं है, वो भी एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया, तो आप उसकी भी एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी एफसीआई का फॉर्म आ गया, इसरो में कुछ पद आ गए, ठीक है। एम्स में भी लगभग 44 के आसपास आईटीआई के पद आए। तो अल्टीमेटली हर छोटी छोटी चीजों में वैकेंसियां आनी शुरू हो गई है और आगामी आपका एएलपी है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आने की संभावना प्रबल होती जा रही है। बहुत लेट अब नहीं होगा, जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं आती है। मैं बहुत कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूं। जैसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी हम सारी बातें आपके बीच रखेंगे। कुल मिलाकर समझें तो वैकेंसियां आनी एक तरह से शुरू हो गई हैं और कोई भी एक अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस करना हमारे लिए उचित नहीं होता है। आप हर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं और मैं तो ये चाहता हूं एक एक छात्र 5-5, 8-8, 10-10 जगह अपना रिजल्ट लेकर आए, अब फिर वो डिसीजन कर पाए कि भाई कहां जाना है, कहां छोड़ना है। तो इसीलिए जो ट्रेड की तैयारी है उसमें आप जी जान लगा दीजिए और याद रखिए, अगर आप भिड़ जाएंगे तो हो जाएगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको चयन होने से रुकावट पैदा कर सकती है, आपको रोक सकती है। आइए दोस्तों, आज के प्रश्नों को देखते हैं और इस ट्रेड की दुनिया में आनंद लेते हैं और किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, आते हैं और आने वाले हैं, उसी पर यह टेस्ट आधारित है। आइए आज का पहला प्रश्न दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखिए सबसे पहले चैप्टर से है और ये जो हमारा चैप्टर है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये आपको ट्रेड में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ आपको बेसिक साइंस में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सीबीटी 2 में। तो देखिए कह रहा है तेल, ग्रीस, पेंट, इन सभी चीजों में जो आग लगती है वो आग किस श्रेणी में रखी गई है, किस कैटेगरी में। दोस्तों हमने आग को कई कैटेगरी में बांटा है। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमारी ये वाली आग है उस आग को हम किस में रखते हैं, श्रेणी बी में रखते हैं। साथियों किस में रखा गया है, श्रेणी बी में रखा गया है। क्लास बी में ही ऑयल, ग्रीस, आपका पेंट, ये सब में जो लगा हुआ आग है वो सब इसी के अंदर आता है। और जब ये इसके अंदर आता है तो जरा जान लीजिए, इस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर साथियों या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मुख्य रूप से है। लेकिन एक बात याद रखना, फोम टाइप या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ये सुचालक होता है, फोम हो या लिक्विड हो, ये आपकी क्या होती है, करंट की बिल्कुल सुचालक होती हैं और आपकी करंट को वो बाईपास करने नहीं देती हैं। ठीक है, अब आइए जरा सा, करंट जब आसानी से वहां से पास ही कर जाएगा तो आग कैसे बुझेगी। हमें तो करंट को रोकना है ना, करंट को फैलाना नहीं है। दूसरी बात अगर देखें क्लास सी में, तो क्लास सी के अंदर साथियों हमारी एलपीजी गैसियस फायर आया करती हैं। प्रायः क्या आती हैं, गैसियस फायर। ठीक है, जो आपकी एलपीजी गैस वगैरह हैं, इन सभी में जो आग लगती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। साथ ही साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फायर है, बिजली की वजह से आग लगी है, तार मेरा मेल्ट कर गया, तार मेरा पिघल गया, तो वैसी आग भी आपकी क्या होती है साथियों, निश्चित रूप से सी के अंदर आती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर टाइप। याद रखिएगा किसका, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम सीटीसी का भी करते हैं। सीटीसी है ये यूनिवर्सल है, हर जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल में लिया जा सकता है।
आपकी क्लास डी जो है ये मेटालिक फायर होती हैं। क्या होती हैं साहब? मेटालिक फायर। ठीक है, आपके धातु में जो आग लगती है, सपोज कर लीजिए कारण करंट के कारण, बिजली के कारण आग लगी, और बिजली के कारण जो आग लगी दोस्तों, वो आग आपकी कैसी हो गई? तो हमारे कैबिनेट को जला दिया। जैसे कि आपका मेटल का कवर है उसे भी जलाकर राख कर दिया। तो उस तरह की जो आग होगी जिससे मेटल में भी आग पकड़ ले बिजली की वजह से, वो भी डी के अंदर आएगी सामान्य रूप से। साथ ही साथ किसी भी मेटालिक बॉडी में, धातु में जो आग लगेगी वो भी इसी के अंदर आएगी। तो अल्टीमेटली आप ध्यान रखिएगा, क्लास डी का फायर जो है इसे बुझाने के लिए सीटीसी का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम हेलॉन का इस्तेमाल करेंगे, हेलॉन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का। आपका CO2 से भी मदद मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास ए का जो है वो कार्बोशियम फायर होता है। आपका लकड़ी में, पेंट में, है ना, लकड़ी में आग लगना, कागज में आग लगना, खरपतवार में आग लगना, ये सब इसी के अंदर होता है। और इस आग को बुझाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप रेत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए CO2 नहीं है, आपके पास सपोज कर लीजिए CTC नहीं है, और आपकी बिजली की आग है, तो कैसे बुझाएंगे? आप उसको रेत से बुझा दीजिए, बालू से बुझा दीजिए, पानी कभी भी उस पर मत डालिए। तो आपका सही उत्तर मालूम चल गया, क्लास बी। ओके साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूज ऑफ स्क्वायर मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ एंगल इज डन फॉर। यूज ऑफ टी स्क्वायर जो हमारा टी स्क्वायर है, उस टी स्क्वायर का हम इस्तेमाल किस काम के लिए साथियों करते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने का प्रयास करता हूं टी स्क्वायर साथियों। जस्ट मेरे पास कई सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। ये रहा मेरा टी स्क्वायर। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस चीजों को। यहाँ पर देखिए, जैसा ये है ठीक वैसा ही ये भी है ना साथियों? बिल्कुल। और ये वाला हिस्सा इसका क्या होता है? ब्लेड होता है। ये क्या है? इसका ब्लेड है। और इस ब्लेड पर आप देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है। इस पे आपकी नीचे वाली इंच में है, ऊपर वाली आपकी कैसी है? MM में है। ये MM यहाँ मेंशन है, और यहाँ पर आपका इंच लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? स्टॉक। ये स्टॉक होती है, ये आपकी क्या होती है? ब्लेड होती है। ये इसका क्या है? स्ट्रेट एज है। आपकी कोई भी डिजाइन बनाया, लकड़ी का हमने कोई संरचना किया, बोर्ड बनाया, और वो बोर्ड को हम ऐसे एडजस्ट करके देखते हैं भाई ये 90 पे है कि नहीं है। तो एग्जैक्ट 90 पर अगर कोई हमारा डिजाइन जो बना है या उसको हमने सेट किया है, तो मेरी 90 पे सेटिंग है कि नहीं है, उसको आइडेंटिफाई किसके माध्यम से करते हैं? इस टी स्क्वायर के माध्यम से साथियों करते हैं, निश्चित रूप से। क्लियर? तो यही आपका है राइट आंसर। क्या है? 90। इसके बीच का देखिए ये वाला एंगल कितने का है? 90 का है। तो व्हिच वन इज करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी। ये बना किस चीज का है? ये आपके स्टील का बना हुआ है। कौन सा स्टील है दोस्तों? तो आपको मालूम है माइल्ड स्टील का बना हुआ है। क्या है साहब? माइल्ड स्टील का या कार्बन स्टील का। ये जो बना होता है, ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील का या कार्बन स्टील का बना होता है। स्टील इसलिए हम लेते हैं क्योंकि इसकी यांत्रिक मजबूती क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ जबरदस्त होती है, इसीलिए लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे के तार का प्रतिरोध R है और समान अनुप्रस्थ क्षेत्र, लेकिन लंबाई दोगुना कर दिया, और उस तरह के 4 रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? पैरेलल में जोड़ते हैं। कुल प्रतिरोध बताइए। तो आपका जो एक्चुअल प्रतिरोध दे दिया कॉपर का, वो कितना दे दिया? R दे दिया। अब क्या परिस्थिति हो गई? अब ये परिस्थिति हो गई साहब, हमारी लंबाई क्या कर दिया मैंने? लेंथ हमने कर दिया कितना? 2 गुना। हमने लेंथ कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। अब जब लेंथ 2 गुना कर दिया, और हम क्या कह रहे हैं? एरिया, क्षेत्रफल आपका क्या है? एरिया समान है। क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है। एरिया आपकी कैसी है दोस्तों? समान। जब एरिया आपकी समान है, अब हम क्या करेंगे? तो अब स्पष्ट हो गया, जब एरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप सब जानते हैं R इक्वल टू रो L बाय A होता है। R समानुपाती लेंथ का होता है, R विद कर्मानुपाती एरिया का होता है। इन बातों से ये क्लियर है कि R बढ़ेगी, मेरा करस्पॉन्डिंगली लेंथ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। हमारी रेजिस्टेंस घटेगी, करस्पॉन्डिंग मेरा लेंथ भी घट जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ भी घट जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब मेरा लेंथ 2 गुना हो रहा है, तो हमारी रेजिस्टेंस भी अब क्या हो जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, 2R हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भी डबल।
अब जब लेंथ भी हमारी डबल डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, एरिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं था। जब एरिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं तो रेजिस्टेंस घटेगा नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ना बढ़ेगा। तो आपका सिर्फ लेंथ से यहाँ रिलेशन बन रहा है। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि जब मेरा रेजिस्टेंस 2R हो गया तो अब आपको 4 ऐसे ऐसे प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं पैरेलल में, 4 ऐसे ऐसे प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं साथियों, पैरेलल में जुड़े हैं। ये देखिए 2R, ये 2R, ये 2R, ये 2R। अब सबका आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो पैरेलल में जब सबका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कितना, आपको मालूम है ना, अगर n समान मान R के n प्रतिरोध आपस में समांतर में जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, सीधा सीधा R बटा n हो जाता है। कितना n है यहां पर, 1 2 3 और 4 है। क्या है साहब, 1 2 3 4, तो n का मान 4 हो गया। तो टोटल आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बटा n। तो R मेरा 2R, n मेरा कितना 4, तो 2/4 काट दीजिए, R बटा 2 हो गया। राइट आंसर क्या मिल गई, R बटा 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जीवन भर याद रखना, पैरेलल कनेक्शन करने पर हमेशा प्रतिरोध क्या हो जाती है, घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो यहां भी आपको प्रतिरोध क्या मिल रहा है साथियों, कम मिल रहा है। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देते हैं, मेरा अगला प्रश्न है, बिजली की खपत कौन ज्यादा करता है। ये जो सामने दिख रहा है ये सारे हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, घरेलू उपकरण हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी बिजली की खपत कम से कम हो। दोस्तों देखिए वैक्यूम क्लीनर, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, एकदम जब हमारी ये डिजिटल बोर्ड वगैरह पर जब डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो हम उसी के माध्यम से वैक्यूम क्लीनर से ही एकदम अंदर अंदर की जो गंदगियां हैं सब धूल को उड़ा दिया करते हैं क्लियरली, ताकि वो हवा का प्रेशर जाता है और पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। वैक्यूम क्लीनर हमारी समान रूप से जो हुआ करती हैं साथियों, ये लगभग आपका आप मानकर चलें तो ये 1000 से लेके 1400, देखिए जरा सा क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1 किलोवाट से लेकर के 1.4 किलोवाट के रेंज का पावर कंज्यूम करता है। वाटर हीटर जो है ना, ये आपका 1 किलोवाट से लेकर के 2 किलोवाट तक पावर कंज्यूम करता है। वॉशिंग मशीन हमारी जो है ये भी आपकी लगभग मानकर चलिए आप 750, 800, 900, यानी आप यूं समझें तो 500 से लेके 1400 तक जाती है ये भी, है ना, 500 वाट से लेकर के 1.4 किलोवाट तक। हालांकि ये सब अब 5 स्टार आती चली गई, तो जितनी स्टार की रेटिंग BEEE की बढ़ती है हमारा क्या होता है, कंजप्शन पावर का घटता चला जाता है। और फिर मेरा आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, तो अब तो बहुत ही कम वजन का आयरन हम लोगों ने बना लिया है। अब आयरन का तो वोल्टेज आप जानते ही हैं, पावर कंजप्शन कितना अब हो रहा है, अब बहुत घट गया साथियों। और ये देख लीजिएगा, ये आपका 450 से लेकर के 1000 वाट तक में ही सिमट जा रहा है। तो घुमा फिरा कर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पावर कंजप्शन अभी भी है वो किस में हो रहा है, वाटर हीटर में हो रहा है। आपके सामने ये इमर्शन रड रखा हुआ है, और आजकल तो इमर्शन रड बिना झटके वाली आ रही है। आप इमर्शन रड लगा दीजिए, पानी गर्म हो रहा है, शॉक प्रूफ इमर्शन रड उसको कहते हैं, ठीक है, शॉक प्रूफ वाटर हीटर। और फिर उस पानी में आपकी हाथ भी चली जाती है ना, तो आपको गर्मी महसूस होगी लेकिन झटका नहीं लगेगा। याद रखिएगा, अब हम लोग सभी हर एक तरह के जो इमर्शन रड यूज करते हैं सारा का सारा फायर आपका जो है शॉक प्रूफ नहीं होता है। शॉक प्रूफ आपको परचेज करना पड़ता है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे अगर आपने बाल्टी में इसको लगा दिया और पानी गर्म हो रही तो हाथ मत डालिएगा, करंट रहती है। और आपको मालूम है ना, एसी की सप्लाई देने पर हमारी पानी में बुलबुले बिल्कुल नहीं आते, पानी एकदम शांत रहती है और शांत होकर गर्म होती रहती है, इसी में ही बुलबुले आते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या था, वाटर हीटर। ठीक है, आइए साथियों एक छोटी सी बात आपको मैं कहना चाहूंगा, आप सारे छात्र हमारी इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए, और पूरी तरह से देखने के बाद
जहां भी मैं जो प्रश्न आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस प्रश्न के जो फिगर्स हैं, जो डाटा हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको अपनी कॉपी पर नोट करिए, क्योंकि एक एक प्रश्न से आपको 10-10 प्रश्न बन सकते हैं। काफी बेनिफिशियल आपके लिए है। और हाँ, आपका पॉजिटिव कमेंट हमें बहुत ताकत देता है। ये क्लासेस और ये डिस्कशन आपके लिए कितना फायदा पहुंचा रहा है, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, जरूर आप हमें मैसेज दें, यूट्यूब पर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। इससे हमें भी एक ऊर्जा मिलती है और हमारा समर्पण आपके प्रति दोगुना होता है और आपका रिजल्ट हो जाए, इस चीज के लिए हम और जी जान से आपके लिए काम करते हैं। साथियों, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस तरह की वाइंडिंग की जाती है? तो हमारी जितनी भी सिंगल फेज है, आप सब जानते हैं साथियों, ठीक है, हमारी जितनी भी सिंगल फेज है, सारे सिंगल फेज में गौर कीजिएगा, सारे सिंगल फेज में हम कैसी वाइंडिंग का यूज करते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज करते हैं। कौन सी वाइंडिंग? कॉन्सेंट्रिक। साथियों, अब यहां छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। हमारी जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग आपकी अनबैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है? अनबैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। ठीक, क्या होती है दोस्तों? अनबैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। अनबैलेंस कहने का मतलब है कि हमारे ये जो अलग अलग स्लॉट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्लॉट्स में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्लॉट्स में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स या फिर वाइंडिंग्स की संख्या सेम रहेगी। कहीं पर आपके फेरे ज्यादा, कहीं फेरे कम, यानी आप ये कह सकते हैं डबल लेयर वाइंडिंग लगा सकते हैं, कहीं सिंगल लेयर लगाएंगे, कहीं आप ट्रिपल लेयर लगाएंगे, तो ये लेयर्स आपके स्लॉट टू स्लॉट वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड। पहली चीज है। दूसरी चीज है, इसका सेंटर पॉइंट सेम रहता है, बट ये आपकी देखिए यहां पर ये मेरा हेड टर्मिनल है, स्टार्टिंग टर्मिनल, यहां से गया, इस खांचे के अंदर प्रवेश किया, फिर ये गया, यहां से फिर ऐसे आए, ठीक है, फिर यहां से हम ऐसे हो करके, ठीक है, कंप्लीट करते हुए फिर यहां से, अब इसी को हमने क्या किया साथियों, ये लैप वाइंडिंग है आपका, फिर ये यहां किया, फिर ऐसे, फिर इससे हमने क्या किया, ऐसे निकाल दिया, ठीक है, 2 छोर हमने निकाल दिया, फिर अगला करेंगे तो अलग स्लॉट्स, मतलब हमारा सेंटर पॉइंट सेम रहता है, बट हम अलग अलग स्लॉट्स में वाइंडिंग को रिवॉल्व करते हैं। इस कारण से संरचना तो लैप जैसी आपको महसूस होती है, बट ये सब क्या होती हैं, अब इसका जो स्टार्टिंग है इसको छोड़ दिया, और इसका ये आखिरी छोर, इस वाले को हम क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग से जोड़ देंगे, फिर इसका आखिरी को इसके स्टार्टिंग से जोड़ देंगे, फिर जाकर के इसका स्टार्टिंग को इसके आखिरी से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग हिस्से में स्लॉट टू स्लॉट सेक्शन वाइज वाइंडिंग को हम सेटलमेंट करेंगे साथियों, और सब का क्या होगा, कनेक्शन पॉइंट हमारे क्वाइल का है, और ये आपका टेल टर्मिनल को हमने हेड टर्मिनल अगले से जोड़ दिया, तो इसीलिए क्वाइल 1 क्वाइल 2 क्वाइल 1 क्वाइल 2 ये सीक्वेंस आपका चलता रहता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जानबूझ करके वाइंडिंग करते हैं। आपको मालूम है ना, इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग होती है, एक आपकी स्टार्टिंग होती है। तो रनिंग वाइंडिंग अंदर में होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऊपर में होती है। ठीक है, और रनिंग और स्टार्टिंग जो होती है ना, ये आपकी रनिंग के बीच में स्टार्टिंग होती है। 2 रनिंग के बीच में क्या करते हैं, स्टार्टिंग। तो 2 रनिंग के बीच में जो स्टार्टिंग करते हैं, इस वजह से इसका फेज अंतर कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। जीवन भर याद है, कितने का, 90 डिग्री का फेज अंतर हो जाता है स्टार्टिंग और आपकी रनिंग वाइंडिंग में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको याद रखना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। क्या है साथियों, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये बिल्कुल भी सेल्फ स्टार्टिंग साथियों नहीं होती है, इसको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा प्रश्न है साहब, वो तो आपने देख ही लिया, बहुत ही आसान था। लेंथ हमने बढ़ाया, एरिया हमने कांस्टेंट रखा, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेंथ मेरी दोगुनी हो गई तो मेरी रेजिस्टेंस भी दोगुनी हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है। अगर ऐसा है तो आप स्पष्ट क्या करेंगे, दोगुना लंबाई तो दोगुना रेजिस्टेंस, 2R 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 2R, 4 हमारा पैरेलल, सबका मान समान है और संख्या 4 है। तो जब समान मान रहे और रेजिस्टेंस आपकी सेम रहे, और तब क्या करेंगे, आप R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बटा N करते हैं। R का मान मेरा कितना है, 2R है, रेजिस्टेंस 2R है, और टोटल संख्या मेरी 4 है। तो क्या किया मैंने, 2R बटा 4 कर दिया, R बटा 2 मुझे वैल्यू आ गई। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कम्यूटेटर में क्या प्रयोग किया जाता है, डैश में प्रयुक्त होता है। कम्यूटेटर कहां इस्तेमाल होता है, जिंदगी भर याद रखना,
ऐसी मशीन जिसमें कम्यूटेटर लगी होती है, गारंटी के साथ वो मशीन मेरी क्या होगी, डीसी मशीन होगी। अब डीसी मशीन की चर्चा किया, ये दो तरह की होगी, या तो आपकी क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, या तो ये मशीन क्या होगी, गौर करना, आपकी मोटर होगी या जनरेटर होगी। तो मेरे डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में, दोनों जगह पर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर का। अब ये जो मेरा है कम्यूटेटर, यहां जो है आपका राइजर, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे मेरा क्या है, राइजर 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 राइजर। ये राइजर के अंदर आपकी जो ये वाली वाइंडिंग हमारी आ रही है, डबल लेयर वाली वाइंडिंग, ट्रिपल लेयर वाइंडिंग, ठीक है, हम जो इसमें किया है डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, हर तरह की वाइंडिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वाली जो हमारी वाइंडिंग है दोस्तों, गौर करिएगा, तो ये वाइंडिंग हमारी कहां से जुड़ी होती है, राइजर के माध्यम से अटैच होती हैं। और ये सब मेरा कॉपर का क्या है, सेगमेंट, और हर एक कॉपर के सेगमेंट के बीच में हमने क्या किया है, माइका का पतला पतला इंसुलेटिंग लेयर लगाया है, ठीक है। अब गौर करिएगा, ये जो मेरी माइका है दोस्तों, ध्यान देना, निश्चित रूप से ये इसीलिए हम यहाँ पे अटैच करते हैं ताकि आपकी क्या हो जाए, स्पार्क इग्निएट नहीं हो, पहली चीजें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये जो आपका कॉपर होता है, ये होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये क्या होता है साहब, हार्ड ड्रॉन कॉपर का सेगमेंट होता है। गौर कीजिएगा, ये आपकी क्या होती है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की सेगमेंट होती है। अब जो हमारी हार्ड ड्रॉन कॉपर की सेगमेंट होती है, तो हम हार्ड ड्रॉन कॉपर का मतलब समझते हैं, ये आपका कठोर कर्षित तांबा होता है। ये तांबा आपका निश्चित रूप से लचीला नहीं होता है, और इसके ऊपर हल्की सी स्क्रैच अगर आ जाए तो पूरी की पूरी आपकी कम्यूटेटर शॉर्ट कर जाती है। इसीलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कार्बन का ब्रश लगाते हैं। और जो मेरा कार्बन का ब्रश होता है दोस्तों, ध्यान देना, ये कार्बन की ब्रश इसके ऊपर ब्रश गियर के माध्यम से हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और कार्बन का ब्रश इसलिए लगाते हैं ताकि वो आपकी जितनी भी करंट कन्वर्ट हो रही हैं, यहां पर हमारे आर्मेचर में तो एसी उत्पन्न होता है, और उस एसी को हम कम्यूटेटर के माध्यम से किस में बदलते हैं, डीसी में बदलते हैं। अब जब हम इसको डीसी में बदलते हैं तो वो डीसी छोटे छोटे टुकड़े में आ रहा है, स्लॉट टू सेक्शन सेक्शन सेक्शन। तो अब सारा का सारा डीसी मेरा इकट्ठा होकर के आउटपुट में मिले, इसके लिए हम लगाते हैं साथियों किसको, कार्बन ब्रश को। और ये कार्बन ब्रश सॉफ्ट होता है, पहली बात, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इसका अधिक होता है, इसलिए स्पार्किंग इसमें ना के बराबर होती है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आपका निश्चित रूप से एसी को डीसी में बदलने के लिए, है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। क्लियर कंसेप्ट। तो राइट आंसर इज व्हिच वन, आपकी क्या होगा सही उत्तर, डीसी मोटर। अगर यहां जनरेटर भी होता तब भी आप जवाब देते, ठीक है। ये आपकी कम्यूटेटर मैकेनिकल रेक्टिफायर होती हैं, एसी को डीसी में बदलने का काम करती हैं, ठीक है। आइए जरा अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट, गलत। क्या है, मूविंग कॉइल है, दो होता है, एक मूविंग कॉइल, एक मूविंग आयरन। मूविंग आयरन मेरा एसी डीसी दोनों मेजर करता है, और यहाँ मूविंग कॉइल। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी चर्चा हो मूविंग कॉइल की, तो मूविंग कॉइल वाले इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम होता है पीएमएमसी। क्या कहते हैं इसे, परमानेंट, दोस्तों परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी। यानी यहां पर हमने परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया। आप सब जानते हैं परमानेंट मैग्नेट ऐसी मैग्नेटिक पदार्थ होती हैं जो एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होती हैं, एकदम लंबे समय तक अवशिष्ट चुंबकत्व को बचाए रखती हैं साथियों। और उसी ताकत की वजह से इसके बीच में ये मेरा यू शेप आपका किया हो, यू शेप का है, और यहां पर मेरी एस पोल और यहाँ एन पोल, एन और एस ये मेरी पूरी तरह से क्या है, आपकी मैग्नेटिक मटेरियल निश्चित रूप से। और ये मेरा परमानेंट मैग्नेट, और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में आपने क्या करा, यहाँ पे आयरन कोर, इस कोर के ऊपर आपने क्या लपेटा साहब, कॉइल, मूविंग कॉइल। और ये कॉइल आपकी क्या होती है, रिवॉल्व करती है, मूव करती है। और जब ये कॉइल रिवॉल्व करती हैं तो इसके साथ मेरा क्या है, स्पिंडल के ऊपर बेस्ड है। स्पिंडल के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पर आपका अपर स्प्रिंग और ये लोअर स्प्रिंग। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में मेरा कौन होता है, स्प्रिंग कंट्रोल। जीवन भर याद रखिएगा, पीएमएमसी में हम स्प्रिंग कंट्रोल का क्या करते हैं, इस्तेमाल।
इसमें क्या करते हैं हम, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्राप्त हो रहा है वो तो आपको करंट रिसीव करने से प्राप्त हो रहा है। बाकी यहाँ पे डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब है कि हमारा परफेक्ट मेजरमेंट अगर 5 एम्पियर है तो 5 होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये पीछे, थोड़ा सा ये आगे। अगर टीडीटीसी में गौर करिएगा, मैं जरा समझा दे रहा हूं आपको। ये मेरी पॉइंटर, इस पॉइंटर पर इधर से लग रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी, इधर से लग रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी। अगर टीडी टीसी दोनों आपस में बराबर हो गया तभी जाके पॉइंटर स्थिर रहेगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, टीडी ज्यादा तो इधर खिसक जाएगी और टीसी ज्यादा तो इधर खिसक जाएगी। मतलब ये आपका मिड पोजीशन से आगे पीछे थोड़ा सा क्या करेगा दोस्तों, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा इधर इधर। और यही चीजें आपकी क्या होती हैं, ऑसिलेशन। क्या होती है, ऑसिलेशन। और इस ऑसिलेशन को हम क्या करते हैं, हटाना चाहते हैं, इस दोलन को हम रिमूव करना चाहते हैं। जब इस दोलन को हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा डैम्पिंग सिस्टम। और यहां जो डैम्पिंग सिस्टम होता है वो कौन सी होती है, एडी करंट डैम्पिंग। बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, कौन सी डैम्पिंग यहां यूज करते हैं, तो दोस्तों याद रखना यहां पर हम लोग एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इन चीजों के इस्तेमाल से क्या होता है, साइज हो जाती है छोटी, इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हल्का। और यहां पर हमारा जो टीडी है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के समानुपाती होती है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपकी ट्विस्टिंग ऑफ स्प्रिंग, जो हमारे स्प्रिंग में तनाव होता है उसके समानुपाती होती है। अब उसके समानुपाती जब हो गई और टीडी टीसी बराबर होने पे मेजरमेंट मिलता है, यानी आपका आई समानुपाती थीटा हो जाता है। उतना ही तनाव आपके स्प्रिंग पर मिलता है जितनी साथियों क्या होती हैं, मेरी पॉइंटर को करंट प्राप्त हो रही है और जितनी हमारी मूवमेंट होती है। तो जितनी मात्रा में करंट उतना ट्विस्टिंग और उतना ही मेरा पॉइंटर आगे बढ़ा, मतलब आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाता है। तो हम बड़ी आसानी से इसके माध्यम से वोल्टेज और करंट को माप सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे पीएमएमसी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम किसको मापते हैं, डीसी के वोल्टेज और करंट को माप सकते हैं। डीसी का वोल्टेज और करंट मापा जा सकता है। तो अब आपका जवाब काफी विस्तार से मिल चुका होगा। क्या जवाब आपका होगा दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट किस सप्लाई पर काम करेगी? क्या ये एसी वोल्टेज को मापेगी? बिल्कुल नहीं। क्या ये डीसी वोल्टेज को मापेगी? बिल्कुल नहीं। ये किसे मापेगी साथियों? ये निश्चित रूप से मापेगी डीसी सप्लाई की से संबंधित संचालन पर ये चलेंगी, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को मापेंगी। आइए अगला प्रश्न कह रहा है सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान कितना होता है? दोस्तों आप सब जानते हैं हमारी सिंक्रोनस मोटर, सबको पता है सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। एनएस का मान 120 F/P होता है। और ये मोटर इस्तेमाल किस लिए की जाती है? ये मोटर किसी मशीन को चलाने के लिए नहीं, ये मोटर आपको याद रखना पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, पीएफ को इंप्रूव करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका वोल्टेज का फ्लक्चुएशन क्या हो, कम से कम हो, उसके लिए ये क्या की जाएंगी, इस्तेमाल की जाएंगी। अब जरा गौर कीजिए, यहां जो हमारा पावर होगा दोस्तों, वो निसंदेह हमारी पावर क्या होगी, एसी में जो मेरा पावर होता है उसका मान होता है कितना, P3 फेज का क्या होगा, निश्चित रूप से 3 VPH IPH cos phi। लाइन के रिस्पेक्ट में लिया तो क्या हो जाएगा, √3 VI cos phi। क्या होगा, √3 VI cos phi। व्हिच वन इज राइट आंसर? यहां मिला ऑप्शन नंबर बी, √3 VI cos phi। आप सबको मालूम है ना cos phi मेरी क्या होती हैं, पावर फैक्टर होती हैं। और पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना साथियों, याद रहे ये मैक्सिमम हो सकती है तो 1। और 1 कब होगी, जब आपका लोड कैसा होगा, रजिस्टिव होगा। जब आपका लोड कैसा होगा, रजिस्टिव, तब 1 होगा। लीडिंग कब होगी, जब लोड आपका कैपेसिटिव। लैगिंग कब होगी, जब लोड आपका इंडक्टिव। तो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है इसमें ओवर एक्साइटेड कंडीशन पर बिना लोड के लीडिंग पावर फैक्टर होती है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन पर लैगिंग होती हैं, और नॉर्मल कंडीशन पर यूनिटी पावर फैक्टर होती हैं। तो तीनों पावर फैक्टर पर बड़े आराम से हमारी सिंक्रोनस मोटर साथियों काम करती हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक 3 फेज नॉर गेट कब हाई आउटपुट देगा? तो जाइए जरा सा बात करें, 3 इनपुट का नॉर गेट है, यानी हमारा ये रहा नॉर गेट। नॉर गेट बनता कैसे है, नॉट प्लस और से। गौर करिएगा,
क्या है मेरा, ये रहा इनपुट ए, ये बी, ये सी। यहां जो आउटपुट वाई मिलेगा वो क्या होगा साहब, ए प्लस बी प्लस सी का बार, यानी तीनों के सम का उल्टा। क्योंकि ये नॉर जो बनता है ना, मैंने आपको समझाया है, नॉट प्लस और से बनता है। किससे बनता है, नॉट प्लस और से, नॉट और को जोड़ने से। तो हमारी क्या हो जाती है, नॉट का मतलब इन्वर्टिंग गेट हमारी होती है, जस्ट अपोजिट। तो जरा देख लीजिए, इसका हम कर लिए ट्रूथ टेबल में, हमने 0 0 0 इनपुट दिया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया आउटपुट 1। बाकी जितना भी हमारा है 0 0 1 है 0 हो गया, 0 1 0 है 1 तो 0 हो गया, 0 1 1 है तो 0 हो गया, 1 0 0 है तब भी मेरा 0 हो गया, 1 0 1 है तब भी 0 हो गया, 1 1 0 है तब भी 0 हो गया। आपका 1 1 1 है तो 1 होगा, 1 का उल्टा 0। यानी जब सारी की सारी मेरी इनपुट लो होती है, ध्यान रखिएगा, जब ऑल इनपुट आपकी क्या होती है दोस्तों, लो होती हैं, तभी जाकर के मेरा आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। इसको सदैव याद रखना। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जब सारे इनपुट निम्न होंगे तभी जाकर के क्या देगा, ये हाई आउटपुट देगा, और ये है आपका नॉर गेट। कंफर्म है साहब, जीवन भर याद रहेगा, कोई तकलीफ तो नहीं। चलिए एकदम कमांड कर लीजिएगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज विधि का उपयोग क्या है, कहां होता है। ये सामने जो आपको बनी हुई है लैंप, ये कौन सी लैंप है, नियॉन लैंप है। क्या है साथियों, नियॉन लैंप। हमारी क्या है, 2 इलेक्ट्रोड, एक ये एक ये, और दोनों इलेक्ट्रोड में हमने अलग से कनेक्टिंग लीड जोड़ा है। इस वायर लीड के माध्यम से हम इसको सप्लाई देने का काम करेंगे। इसके अंदर हम कौन सी गैस भरते हैं, नियॉन गैस भरते हैं। बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ग्लास का है, जिसके माध्यम से पारदर्शिता रहती है और आपको प्रकाश मिलती है। सबसे ज्यादा आजकल हम इसी नियॉन लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस काम के लिए, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिकेटर के रूप में। किस लिए कर रहे हैं, इंडिकेटर के रूप में। ये डिस्चार्ज लैंप है, गैसियस डिस्चार्ज लैंप है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो गैसियस डिस्चार्ज लैंप है वो 2 तरह की होती हैं। एक आपकी होती है कोल्ड कैथोड और दूसरी होती है आपकी हॉट कैथोड। यानी साथियों जैसे ही आप सप्लाई देते हो तो हमारी गैसियस डिस्चार्ज होना शुरू होती है, सही बात है। लेकिन जब आपका ऐसा मेथड है जिसमें कैथोड के गर्म होने के बाद गैसियस डिस्चार्जिंग के दौरान कैथोड गर्म हो जाती हैं, वो आपकी हॉट कैथोड कहलाती हैं। जिसमें गैसियस डिस्चार्ज के दौरान कैथोड ठंडी रहती है, वो आपकी कोल्ड कैथोड कहलाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारी नियॉन लैंप जो है, साथ ही साथ आपका सोडियम वेपर लैंप है, आपका नियॉन लैंप है, साथ ही आपका कौन सा, सोडियम वेपर लैंप है। ये सब आपकी क्या होती हैं, कोल्ड कैथोड की कैटेगरी में चली आती हैं। ठीक है, अब जरा सा हम अगर बात करें, हमारा जो हॉट कैथोड है इसके अंदर आपका क्या आता है, जितना भी मरकरी वेपर लैंप है, क्या है आपका, मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, आपका फ्लोरोसेंट लैंप, ये सब आपकी क्या होती है, हॉट के अंदर आती है। तो हमारी सोडियम में भी क्या है कि आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे साथियों, आपका जो नियॉन लैंप है इसे यही आपका सही उत्तर होगा। और नियॉन लैंप का इस्तेमाल आपको मैंने बताया इंडिकेटर के रूप में करते हैं। नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब ये भी आपकी कोल्ड कैथोड ही हुआ करती है। इसके कैथोड बिल्कुल भी गर्म साथियों नहीं होते हैं, यह आप ध्यान रखना। राइट आंसर इज नियॉन। आइए अगला प्रश्न है, 1 से 1 मेगा ओम के रेंज के प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों हमने 3 तरह से प्रतिरोध को बांटा है। लो रेजिस्टेंस कहां तक, 1 ओम तक। इसके मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, फिर हमारा होता है मीडियम। अब मीडियम रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओम से लेकर के लगभग आप मानकर चलिए 1 मेगा ओम, हालांकि 0.1 मेगा ओम होता है, मोटा मोटी हम रख लेते हैं 1 ओम से लेकर के 1 मेगा ओम। ठीक है, इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं साहब, 0.1 मेगा ओम, इसके लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब आप यहां पे गौर कीजिए, आपका हाई रेजिस्टेंस
हमारा जो हाई रेजिस्टेंस है, ये हाई रेजिस्टेंस कहां से कहां के लिए? तो साहब ये 1 मेगा ओम से अधिक, 1 मेगा ओम से अधिक, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिएगा, 0.1 आप कंसीडर कर लीजिए। तो 0.1 मेगा ओम से अधिक जितना भी प्रतिरोध होता है वो सारा का सारा मेरा क्या होता है? हाई में माना जाता है। और हाई को हम मापते हैं किससे? मेगर से। यहां पर रहा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये लगा क्या है? गैल्वेनोमीटर। आप देख रहे हैं ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये यानी कि इसका जो कनेक्टिंग टर्मिनल सप्लाई का है उसके अपोजिट में आप किसको जोड़ रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को। और ये गैल्वेनोमीटर मेरा कैसा होता है? नल डिफ्लेक्टिंग टाइप का। कैसा होता है साथियों? नल डिफ्लेक्टिंग टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है। कैसा गैल्वेनोमीटर है ये? नल डिफ्लेक्टिंग टाइप का। अब जो नल डिफ्लेक्टिंग टाइप है इसका मतलब इसके पॉइंटर में मूवमेंट नहीं होता है। इसका पॉइंटर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, अस्थिर रहता है। और जब इसका पॉइंटर अस्थिर रहे, इससे ये पता चलती है कि ब्रिज हमारी कैसी है? संतुलित है, बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होती हैं तो आमने सामने की जो रेजिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे के बराबर होता है और बड़ी आसानी से अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यानी पीएस बराबर क्यूआर हो जाएगा। जब बैलेंस होगी तो क्या होगा? पीएस बराबर क्यूआर होगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? आप आराम से ऐसा लिख सकते हैं क्या? आप लिख दीजिएगा P बटा Q बराबर क्या लिखेंगे? R बटा S। देखिए तो हो गया PS बराबर QR। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं Q बटा P बराबर S बटा R। तभी देख लीजिए PR बराबर QR, PS बराबर QR। तो हम कई तरीके से आइडेंटिफाई करके जो भी रेजिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, 3 मालूम रहता है, चौथा नहीं रहता है, तो उस चौथे को हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला प्रश्न एक आध आपको पूछ लिया ही जाता है। तो आप चेक कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि साहब बीच में कुछ अगर जोड़ भी दिया है, आप अगर देखते हो कि हमारा आमने सामने का गुणनफल अगर बराबर हो जा रहा है तो ब्रिज बैलेंस है, अंदर से कोई करंट नहीं जा रही है, तो इसको ओपन कर देते हैं। आप फिर PQ को सीरीज, RS को सीरीज, आप दोनों का पैरेलल करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तरीका होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत करनी पड़ती है? तब आप सबको मैं बता दूं, डीसी मशीन जो है उसकी बड़ी एक आदत अच्छी नहीं होती है। इसमें छोटे छोटे पुर्जे ऐसे हैं जिसको एकदम देखभाल हमेशा आपको वीकली करना पड़ता है। वो देखभाल करने वाला जो झंझट है वो कौन सा है साहब? आपका कम्यूटेटर और आपकी कार्बन ब्रश, क्योंकि वो घिसती रहती हैं। जब आपकी क्या होनी चाहिए? कार्बन ब्रश जब प्रॉपर हमारे कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में रहेगी दोस्तों, तभी जाकर के आपका सही तरीके से क्या होगा? करंट आपको आउटपुट में मिल पाएगी और कलेक्टिवली टोटल की टोटल करंट मिल पाएगी। नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगी। तो अल्टीमेटली हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा ये जो कम्यूटेटर है और आपकी कार्बन ब्रश, ये दोनों हिस्से ऐसे हैं जिसका रेगुलर मेंटेनेंस, निरीक्षण हमारे लिए आवश्यक होता है। नहीं तो मशीन आपके स्पॉइल करने की संभावना बनी रहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रश एंड कम्यूटेटर, इसकी मरम्मत ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत है? इसका जवाब तो आप लोगों को ही कमेंट करके देना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला हूं। काफी बार मैंने पढ़ाया है आप लोगों को और तस्वीर आपके सामने दिख रही है। जरा इस तस्वीर में मुझे बताइए, ये वाला वायरिंग सुंदर लग रहा है कि ये वाला सुंदर लग रहा है? जरा कमेंट कीजिए तो फटाफट। ये वाली जो वायरिंग है ना, ये आपकी क्या है? केसिंग केपिंग है। क्या है ये? केसिंग केपिंग है। हमारी जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो भी इसी तरह से होती है। ओपन कंड्यूट भी जो होती हैं, ओपन कंड्यूट, कंड्यूट आपका पाइप है, ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो ओपन कंड्यूट वायरिंग है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं, ठीक है कि नहीं? इसमें भी आप एक पाइप लेते हैं और पाइप के माध्यम से, हमारा पीवीसी का पाइप जनरली यूज होता है, और उसी के माध्यम से ऊपर ऊपर हम क्या करते हैं? उसके भीतर से तार ले जाते हैं, वॉल के ऊपर में उसको हम होल करके सेट करते हैं। अब साहब यहां पर जो किया गया, तो इस वाले में कुछ भी आपका ऐसा वाला दिख नहीं रहा है, सब दीवार के अंदर किया गया है। सब कहां किया गया है? वॉल के भीतर। और जब वॉल के भीतर सारा का सारा किया गया है तो उसमें इस बात को ध्यान रखिएगा कि वॉल के भीतर हमने जब इसको अटैच किया, दोस्तों गौर करना, हम यहां क्या कर रहे हैं? वॉल के भीतर इसको अटैच कर रहे हैं, और वॉल के भीतर जब अटैच किया तो कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा है,
सारी की सारी चीजें क्या हो गई, अंदर ढक गई। और अंदर जब सारी चीजें कवर हो गई तो दोस्तों इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि अल्टीमेटली ये बहुत ही सुंदर भी है और साथ ही साथ आपकी सेफ भी रहती है। और इस तरह की वायरिंग जिसमें हमने क्या किया है, वाल के ऊपर कुछ भी नहीं, पीवीसी का कंड्यूट है लेकिन वो वाल के अंदर है और सबको प्लास्टर से कवर कर दिया, ऊपर से पेंट कर दिया। इसमें डैमेज होने की संभावना भी कम रहती है, झटका भी ना के बराबर लगता है और काफी अट्रैक्टिव भी दिखने में लगता है। दैट वाइंडिंग इज डेफिनेटली डियर फ्रेंड आपकी कंसील कंड्यूट वायरिंग। ये क्या है, कंसील कंड्यूट वायरिंग। जब कंड्यूट सतह के ऊपर से रहे तो सरफेस कंड्यूट कहते हैं। जब हमारी क्या हो जाए, कंड्यूट आपके वाल के भीतर रहे और उसके ऊपर से हम प्लास्टर करके कवर अप कर दें तो वो आपकी क्या होती है, कंसील कंड्यूट। तो सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त क्या है, आपकी कंसील कंड्यूट। जब मेरा घर बन रहा होता है तो हम घर बनने के दौरान प्लास्टर से पहले वाल अगर तैयार हो जाती हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं, खांचा बना करके इसको अटैच करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज कंसील कंड्यूट। नेक्स्ट, SCR हैज हाउ मेनी पीएन जंक्शन। डियर फ्रेंड आप सब जानते हैं SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर। क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रिएक्टिफायर। क्या होता है दोस्तों, सिलिकॉन कंट्रोल रिएक्टिफायर। निश्चित रूप से यह जो SCR है यह आपके PN डायोड के कॉम्बिनेशन से बना होता है, यानी PN, P टाइप N टाइप, P टाइप N टाइप। PN के बीच में एक यहां जंक्शन, PN के बीच में एक यहां जंक्शन, PN के बीच में एक यहां जंक्शन। तो 1 2 और 3 जंक्शन। कितने जंक्शन हो गए इसमें, 3। तो आपका उत्तर तो मिल गया, इसमें 3 PN जंक्शन। उसके बाद आप यहां गौर करिएगा, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। यहां मेरा एनोड, यहां मेरा गेट, यहां मेरा कैथोड। तो कौन कौन 3 टर्मिनल इसके हो गए, एनोड, कैथोड और गेट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, कई बार आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है और आपसे पूछा जाएगा भाई कितना है, समझिए कि नहीं साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या है, SCR का सिंबल। तो जब भी आपका सिंबल बनाना हो तो गौर करना, ऐसे आप डायोड की तरह बनाइए। और ये तो मेरा डायोड का सिंबल है, नॉर्मली PN जंक्शन डायोड का, सिंपल डायोड का, यहां निकाल दीजिए। तो ये मेरा एनोड हो गया, ये मेरा कैथोड हो गया और ये आपकी क्या हो गई, गेट हो गई। ठीक है, तो एनोड, कैथोड और गेट, इस तीन हमारे इसमें टर्मिनल होते हैं। जंक्शन 3 हो गया। लेयर कितना है साथियों, 4। लेयर कितना हो गया, 4 लेयर होता है। दोस्तों इस 3 जंक्शन की बात अगर हम करें तो ये 3 मोड में काम करता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। क्या क्या हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्टिंग और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, ये 3 मोड में ये काम करता है दोस्तों। और SCR का इस्तेमाल हम किस रूप में करते हैं, SCR ज्यादातर हमारे स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्विच के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। और ध्यान रहे, हाफ वेव रिएक्टिफायर हो या फुल वेव रिएक्टिफायर हो, दोनों तरह के रिएक्टिफायर में SCR का इस्तेमाल हम कंट्रोलिंग पर्पस के लिए करते हैं। सिग्नल की कंट्रोलिंग में भी इसका बड़ा योगदान होता है निश्चित रूप से, और काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है साथियों। ठीक है, आपके मित्र राहुल जी का कहना है सर ये वाला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, ये भिलाई सेल में अभी जो एग्जाम हुई थी, कहां पर, सेल भिलाई में एग्जाम हुई थी, उसी में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, सेल भिलाई में क्या था, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो गौर करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो भी प्रश्न मैं आज आपके बीच चर्चा कर रहा हूं, या पिछले 3 सेशन में, मैं ये तीसरा सेशन है, मैं 2 ले चुका हूं बीते सैटरडे को। तो जो भी छात्र इन सारे सेशंस के साथ कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे, उनको महसूस होगा कि वो जो परीक्षा में आगे बैठने वाले हैं, उन परीक्षाओं में उन्हें यहां से प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, कम से कम इस बात से खुशी होती है कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस जगता है और आपको ये महसूस होता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। नहीं तो पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पिछली एनालिसिस में जब बच्चे हमसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं तो इलेक्ट्रीशियन का था, मुझे क्या पढ़ा दिया गया पता नहीं चला, और अल्टीमेटली मुझे प्रश्न ऐसे पूछे गए जिसमें एक भी प्रश्न मुझे लड़ा नहीं, और हमने इतने दिनों से तैयारी की। तो ये अनर्थ हो जाता है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद जो टॉपिक का कंटेंट है वो कंप्लीट रूप से आपको पढ़ना चाहिए, और जो आपने क्लास में पढ़ा उसको घर जाके रिवीजन करना चाहिए। साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रैक्टिस में है उसको बनाना चाहिए।
फिर कहीं कोई डाउट आती है तो कंसर्न टीचर से आपको पूछना चाहिए। ये मेथोडोलॉजी आप लगा के चलेंगे तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप घर जाकर के किताबों को रख देते हैं, टच नहीं करते हैं और उस कॉपी को फिर अगले दिन उठा के फिर क्लास चले आते हैं तो संभव नहीं है कि आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए जरा एक अच्छा प्रश्न आपके बीच है 16 नंबर 15 नंबर में। ये कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलम्ब आवेश की कितनी ऊर्जा दी जा रही है। यानी आपका वोल्टेज कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट है। वोल्टेज का मान कितना है, 6 वोल्ट। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, W बाय Q होता है, वर्क बटा चार्ज होता है। वोल्टेज क्या होता है, वर्क बटा चार्ज। और आप सबको मालूम है कि हमारी एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा होती है, Q का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। स्वाभाविक सी बात है, इतना होता है। अब आप आराम से वर्क निकाल लेंगे। आपसे पूछ रहा है वर्क, दैट मीन्स कि कितना भाई काम हो गया, मेरी कितनी एनर्जी की खपत हो रही है। अल्टीमेटली आप ध्यान रखिए, यहां से हम वर्क निकाल लेंगे तो मेरा क्या इक्वेशन मिलेगा, वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा। V का मान कितना है, 6, Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। आफ्टर सॉल्विंग क्या हो जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द मैग्नीट्यूड 9.6, कितना आ गया 9.6 into 10 to the power minus 19 joule. This becomes the amount of work and this becomes the amount of energy that required to develop 1 volt. Okay? यानी इतना रिक्वायर्ड है किसके लिए, 6 वोल्ट के लिए। तो 6 वोल्ट वोल्टेज आपको मिलेगा जब आप क्या करेंगे 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल का काम करेंगे, तब ये मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में कौन सा स्टार्टर इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, हमारे डीसी मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए होता है, डीसी सीरीज मोटर के लिए। याद रख लेना, किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। 3 पॉइंट किसके लिए बनाया गया है साहब, 3 पॉइंट विशेष रूप से इस्तेमाल होता है डीसी शंट मोटर में। किसमें, डीसी शंट मोटर में। और 4 पॉइंट विशेष रूप से इस्तेमाल होता है किसके लिए साथियों, याद रखिएगा 4 पॉइंट होता है डीसी कंपाउंड के लिए। अगर मेरे पास मान लीजिए नहीं है 3 पॉइंट और मेरे पास डीसी शंट है, तो हम आराम से 4 पॉइंट किस पे यूज कर सकते हैं, डीसी शंट पे भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन डीसी सीरीज में विशेष रूप से हम यूज करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट स्टार्टर। और ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ये इस्तेमाल किया जाता है 3 फेज का कौन सा, बताइए जरा सा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार्टिंग में कनेक्शन स्टार में रहेगा करंट कम करने के लिए, अब बाद में किस में चला जाएगा, डेल्टा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हम लोग 20 एचपी तक की मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 20 एचपी से ज्यादा रहता है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का। और आपकी 5 एचपी से नीचे रहती है तो हम करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का। और याद रहेगा, ये जो मेरी 20 एचपी है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये सब इसलिए यूज किया जाता है मशीन को स्टार्ट करने के लिए नहीं, उसको सुरक्षा देने के लिए। किससे, ओवर करंट से और अंडर वोल्टेज से सेफ्टी के लिए। ठीक है, आगे आइए। दिए गए विकल्प में सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। यानी कह रहा है स्मॉलेस्ट गेज वायर क्या होगा, सबसे पतला तार कौन होगा। दोस्तों सबसे पतला तार कौन होगा, 40 वाला सबसे पतला होगा। यहां देखिए तो ये स्टैंडर्ड वायर गेज है। क्या है ये, स्टैंडर्ड वायर गेज। 0 देखिए कितना बड़ा है, 1 देखिए कितना बड़ा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 36 नंबर देखिए कितना छोटा है। ठीक है, जीवन भर याद रखना, SWG नंबर बढ़ेगा, क्या होगी, आपकी मोटाई घटेगी, मोटाई घटेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, करंट कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से SWG नंबर घटेगा, मोटाई बढ़ेगी, क्या होगा, मोटाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगी, करंट अधिक हो जाएगा। इस फंडे को एकदम कॉपी पे नोट कर लीजिए। आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपके बीच बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के मामले में
आंखों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए तस्वीर काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है। और वेल्डिंग के दौरान आप सब जानते हैं काफ़ी एक्सेसिव क्या होती हैं, लाइट आपकी प्रकाशित हमें प्रकाश मिलती हैं और हाई इंटेंस की लाइट आपको मिलती हैं। और ये जो हाई इंटेंस की लाइट है दोस्तों, ध्यान रखना गंभीरता से, ये हाई इंटेंस की लाइट का प्रभाव हमारे आंख पर विशेष रूप से पड़ता है और आपको अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है, चश्मा पहनना पड़ता है या कवर लगाना पड़ता है। वो जो कवर हम लगाते हैं ना, वो कैसा कवर लगाते हैं, ब्लैक स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, काले चश्मे का आवरण लगाते हैं, जिससे आपकी क्या होती है, वो प्रकाश आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं और उसकी लाइट का इफेक्ट आपकी आंखों पर नहीं हो पाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बिना लोड के डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्यों? दोस्तों जरा गौर करिएगा, हमारी डीसी सीरीज मोटर जो होती हैं उसको कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है साथियों, एनएस डेफिनेटली आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, फाई की। एनएस कहने का मतलब हमारा रोटर का स्पीड, एनएस पर तो ये चलता नहीं है, इसलिए आप सीधा एन लिखिए। एन हमारी क्या है, स्पीड। हमारी स्पीड क्या होती है, विद्युत क्रमानुपाती किसके होती है, फ्लक्स की। साथ ही साथ आपका फ्लक्स यहाँ पे समानुपाती किसका होता है, आर्मेचर करंट आईए के, क्योंकि सीरीज है और दोनों करंट सेम रहती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी सीरीज वाइंडिंग की और आर्मेचर की करंट क्या होती है, सेम। अब आईए का मान क्या होगा, लोड के नहीं रहने पर बहुत अधिक हो जाएगा, और जब इसका मान बहुत अधिक हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है साहब, गौर कीजिएगा गंभीरता से, मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। अगर आपका आईए का मान बढ़ता है तो क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ही लोड आपका नहीं रहेगा, हमारी आर्मेचर की करंट का मान यानी फ्लक्स का मान बहुत ही मिनिमम हो जाता है। और जब फ्लक्स आपकी मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, अल्टीमेटली वैसी परिस्थिति में क्या होता है, काफी तेज गति से मोटर आपका चलना शुरू हो जाता है, यानी एन स्पीड आपकी अनफाइनाइट हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। यही एक मुख्य कारण है दोस्तों कि हम डीसी मशीन को कभी भी क्या करते हैं, बिना लोड के नहीं चलाते हैं। बिना लोड के चलाने पे खतरनाक गति से चलेगी और सबसे कमजोर गति नियंत्रण भी इसी का होता है। आप यहां देख रहे हैं हमारी जो डीसी सीरीज मोटर है उसके साथ फील्ड वाइंडिंग कैसे लगी है, श्रेणी में लगी है, आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में। और याद रखना, सीरीज मोटर का खासियत होता है कि उसके साथ श्रेणी में जो वाइंडिंग लगाते हैं वो मोटे तार का होता है और कम टर्न होती है। तो तार मोटा, रेजिस्टेंस कम, और उसके बाद टर्न कम तो उससे भी रेजिस्टेंस कम, अल्टीमेटली करंट काफी ज्यादा आपको प्राप्त होती है। और सारी की सारी करंट कैसी, सेम रहती है, आर्मेचर की भी और आपकी निश्चित रूप से सीरीज वाइंडिंग की करंट भी। तो अल्टीमेटली मेरा सही उत्तर क्या होगा, इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर देखिए कितने का है। ये मेरी मेन वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसको हम फेज स्प्लिट किया है। और आपको कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बताते समय भी मैंने कहा था, तो लगभग कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये 90 की जो फेज स्प्लिटिंग होती है उससे आपका क्या होता है, साइन फाई का मान 35%, यानी फाई जो फेज एंगल है वो 30 से 35 डिग्री आपका बढ़ जाता है। अल्टीमेटली मशीन गोइंग टू स्टार्ट होती है, टॉर्क थोड़ी बढ़ती है। हालांकि और इंप्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे एंगल 80 से 85 डिग्री तक पहुंचती है। और 90 के आसपास जब हो जाएंगी तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क आपको मिलेगा। तो ये मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग होती नहीं है। तो याद रखना हमेशा, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा, मेन वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम, इंडक्टिवनेस अधिक, इसमें फ्लक्स ज्यादा, इसमें फ्लक्स कम। तो घुमा फिरा कर हम देखें साथियों, तो मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि विद्युतीय रूप से कितने से डिस्प्लेस होती हैं, 90 डिग्री से साथियों डिस्प्लेस होती हैं। आगे, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल किस रूप में काम करता है। जो ऑयल वाला ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ये ऑयल इसमें दो रूपों में काम करता है। इस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मालूम है कितनी होती है, ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV प्रति mm रखी जाती है और लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक बड़े आराम से काम करता है। उससे ऊपर जाने पर यह निश्चित रूप से इसकी क्षमता कमजोर होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों आप सब जानते हैं, जिस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा उसमें कुचालकता उतनी बेहतर होगी, ठीक है। तो ये आपका इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है और आपका
कूलेंट के रूप में भी काम करता है। यानी आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन मेंटेन करना, साथ ही साथ उसको ठंडा रखना, और ये हीट का एब्जॉर्बर होता है और विद्युत का कुचालक होता है। समझ गए कि नहीं? ये निश्चित रूप से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल किया करते हैं। ऑयल की अपनी एक अलग विशेषता होती है, खास करके अगर आप देखना चाहें, इसका फ्लैश पॉइंट देखिए हाई है, 140 है। साथ ही साथ कोई केमिकल इंप्योरिटीज नहीं होती हैं, वाटर लेस होना चाहिए, कोई गंध नहीं होता है, धूल नहीं होता है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है। काफी पतलापन इस तेल में होता है। क्या होता साहब, इसकी विस्कोसिटी जो है काफी कम हुआ करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, जेफेट के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जेफेट जो है हमारे एफईटी फैमिली का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है इसका पूरा नाम? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट। और मैं बता दूं आपको, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती हैं। जो आप डिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह का होता है। ये क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यानी वोल्टेज के मान से आप इसके आउटपुट के मान को उतार चढ़ाव, परिवर्तन, या ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मेरा जो है दो तरह का जेफेट होता है, एक आपका एन चैनल है, एक पी चैनल है। एक स्पेसिफिक चैनल के माध्यम से ही इसमें कंडक्शन हो पाती है। आपकी टर्मिनल देख लीजिए कितनी है, 4 हैं। यहाँ सोर्स है, ये गेट है, ठीक है, नहीं ये सोर्स है, गेट है, और ये ड्रेन है। तो आपका जो है यहाँ पर गौर करिएगा, तो गेट को हमने क्या किया है, हालांकि टर्मिनल 3 ही है, बट गेट को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया है ताकि आपका कनेक्शन प्रॉपर हो। इसको कॉमन कर लिया, देखा कि नहीं? ऐसे आप सामने से देखते हो तो 4 दिख रहा है, लेकिन होता 3 है। ये वाला गेट और ये वाला गेट जो है, इसको कॉमन करके सेपरेट कर लेते हैं, सिंगल में अटैच करते हैं, इसी कारण से। ठीक है, ये पीला वाला आपका पी टाइप है, और ये जो आपका यहाँ अंदर में गुलाबी कलर का है, दैट इज द एन चैनल। ओके, तो एन चैनल में हमारी जो कंडक्शन होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, एन चैनल के माध्यम से होती है। यहां जो कंडक्शन होती है वो आपको किसके कारण से? निश्चित रूप से पी चैनल के माध्यम से। तो एक चैनल है हमारा जिसके माध्यम से आपका कंडक्शन होगा, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंडक्शन, साथियों ध्यान रखिएगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंडक्शन हमारी ये क्या करती हैं, फेट आपकी काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये एक ध्रुवीय होती हैं, क्योंकि एक ही चैनल के माध्यम से कंडक्शन होगा, दूसरे के माध्यम से नहीं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय युक्ति है, और सिर्फ इसका कंडक्शन या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या नहीं तो होल की वजह से होगा। एन चैनल में इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन, और आपके पी चैनल में किसकी वजह से? होल की वजह से कंडक्शन। ये दोनों चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाती हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो मेरा उत्तर आपको मिल गया, नॉइज का प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जो आंतरिक इंपीडेंस होती है, इंटरनल इंपीडेंस होती है, यूं समझें तो इसका इनपुट इंपीडेंस होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसका इनपुट इंपीडेंस? काफी ज्यादा होता है। कितना होता है साहब, कोई आइडिया आप लोगों को? अगर आइडिया है तो मुझे बताइए, मैं आपको बता देता हूं। लगभग ये साहब 1 मेगा ओम से लेकर कई 100 मेगा ओम तक होता है। क्या होता है? 1 मेगा ओम से कई 100 मेगा ओम तक होता है। काफी अधिक मात्रा में क्या होती हैं, इसकी इनपुट इंपीडेंस होती हैं। और मैंने आपको कह दिया था, निश्चित रूप से नॉइज लेवल इसका बहुत कम होता है, बीजेटी से बिल्कुल मिनिमम इसका नॉइज लेवल होता है। ठीक है, तो व्हिच वन इज राइट आंसर, जरा मुझे बताएं, व्हिच वन इज राइट आंसर डियर फ्रेंड? ये कैसी है? एक ध्रुवीय युक्ति है। नॉइज लेवल इसका निश्चित रूप से क्या है, आपका बहुत कम है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं, इनपुट सर्किट रिवर्स बायस में होती हैं। ये सारी बातें इसमें सही हैं। क्या गलत है? ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, ये गलत है साहब। ये कैसा है? यूनिपोलर है। कैसा है दोस्तों? यूनिपोलर है। सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन होगा, या नहीं तो आपका कंडक्शन किसकी वजह से होगा? होल की वजह से होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी क्या है? ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसका पूरा नाम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जिस सर्किट ब्रेकर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
जिस सर्किट ब्रेकर में जिस भी एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम आर्क को बुझाने का काम करते हैं वही उसका नाम हो जाता है। जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसमें वैक्यूम हमने क्रिएट किया और उस वैक्यूम में आपकी क्या होती है, निश्चित रूप से साथियों ध्यान रखिएगा, उस वैक्यूम में आपकी आर्क बुझाने का काम होता है, माध्यम होता है। आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर आर्क क्वेंचिंग के लिए जब सेपरेशन होता है तो आर्क इग्निएट होती है हाई वोल्टेज पर, तो उस आर्क को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का कर रहे हैं। ये ऑयल आपका ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। दो तरह का हमारा ये होता है, एक बल्क ऑयल होता है और दूसरा आपका मिनिमम ऑयल होता है। हालांकि अब ओसीबी को किसने रिप्लेस कर दिया है, SF6 सर्किट ब्रेकर ने क्या किया है, ओसीबी को अब रिप्लेस कर दिया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है साथियों, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर लगभग इस्तेमाल की जाती है हमारी 12 किलो वोल्ट के रेंज में और 500 MVA क्या होता है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। 12 kV तक यूज करते हैं और 500 MVA इसकी क्या होती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी। और आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल CB, ये जो हमारी होती है दोस्तों, गौर करिएगा, ये आपकी कितने तक इस्तेमाल की जाती हैं, ये 3.6 kV से लेकर 145 kV तक यूज की जाती हैं और इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी 500 MVA के आसपास होता है। ठीक है, तो ये तो जानकारी आपको मिल गई और पूरा नाम भी आपको पता चल गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर। और इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, इसको रिप्लेस अब SF6 सर्किट ब्रेकर ने कर दिया है। चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, नई चीजें आती हैं, पुरानी आपकी रिप्लेस होती चली जाती है। अगला प्रश्न साहब कह रहा है टू ऑब्टेन हायर टर्मिनल वोल्टेज, कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए 3 फेज अल्टरमीटर को कैसे जोड़ें, हम किस तरीके से कनेक्ट करें जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज काफी अधिक हो जाएगा। दोस्तों सदैव याद रखना, हाई वोल्टेज पाने के लिए हमें टर्मिनल्स को कैसे जोड़ना पड़ता है, स्टार में जोड़ना पड़ता है। स्टार की खासियत होती है, इसमें वाइंडिंग भी काफी कम इस्तेमाल में ली जाती है, एक तो कम वाइंडिंग और दूसरे नंबर पर आपका वोल्टेज भी अधिक। और साहब याद रखना, स्टार कनेक्शन में जो हमारा खासियत है कि आपकी फेज वोल्टेज जो होती है वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना होती है, यानी लाइन वोल्टेज आपकी फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स अधिक हुआ करती हैं। ये बातें स्पष्ट सिद्ध कर रही हैं कि वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा के बारे में, तो डेल्टा में वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होता, फेज और लाइन दोनों बराबर होते हैं। इस कारण से वोल्टेज का मान कम हो जाता है और वोल्टेज बढ़ाना है तो वाइंडिंग्स आपको बढ़ानी पड़ती हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्टार काफी बेहतर माना जाता है। ओपन सर्किट में तो आपको पता है जितनी सर्किट की वोल्टेज होती है उतनी वोल्टेज मिलती है, लेकिन जैसे सर्किट शॉर्ट हो गया तो हमारी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0। तो राइट आंसर क्या है, स्टार कनेक्शन, यहां पर वोल्टेज मिलेगी ज्यादा। दोस्तों कह रहा है कि दिए गए फिगर में आपको विद्युत धारा परिणामित्र किसे प्रदर्शित कर रहा है, कौन बता रहा है दोस्तों कि हमारा विद्युत धारा परिणामित्र है। साहब ये विद्युत धारा परिणामित्र आप समझते हैं क्या है, ये निश्चित रूप से हमारी सीटी होती हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल साथियों हम करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। कौन सा करंट, हाई करंट, ठीक है, हाई करंट के मेजरमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये समान रूप से आपकी कौन सी ट्रांसफार्मर होती है, ये आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। क्या होती है साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में V1 I1 बराबर V2 I2 होता है। सब लोगों को पता है पावर का लेवल हमेशा इक्वल होगा। अगर ये ऐसा है तो स्टेप अप में वोल्टेज आपकी प्राइमरी की कम, सेकेंडरी की प्राइमरी की करंट अधिक, यहां वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी सेकेंडरी की करंट कम हो जाएगी, हम मात्र 3 से 5 एम्पियर का अमीटर लेकर क्या करते हैं, सेकेंडरी की करंट को माप लेते हैं। इसके प्राइमरी में टर्न्स होता है बहुत कम, ठीक है साथियों, इसके प्राइमरी में क्या होता है, टर्न्स बहुत कम। जब इसकी प्राइमरी में टर्न्स बहुत कम होता है और सेकेंडरी में टर्न्स काफी अधिक, अल्टीमेटली हमें बड़ी आसानी से क्या होती है, करंट का मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाता है। और जब करंट हमें पता चल गया किसके माध्यम से, आपका निश्चित रूप से जो हमारे सेकेंडरी में लगा हुआ अमीटर है उसके माध्यम से, तो मुझे N1 मालूम है, मुझे N2 मालूम है, मुझे I2 मालूम है और मैक्सिमम करंट कौन थी, I1 मैक्सिमम थी। तो आराम से ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रिलेशन से पता चल जाता है
क्या लिखते हैं आप लिखते हैं साहब N2 बाय N1 इक्वल टू I1 बाय I2 लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 का मान क्या मिलेगा, निश्चित रूप से N2 इंटू I2 बटा N1 करने से हमें बड़ी आसानी से मैक्सिमम करंट जो प्राइमरी में जा रही है उसका मान मिल जाएगा। तो ये तो पूरा मेथोडोलॉजी आप समझ गए। अब इस फिगर में जो दिखाया गया है ये है आपका B, ये क्या है आपका, निश्चित रूप से CT, B क्या है आपका, CT है साथियों, ठीक है। बाकी आपका क्या है, आइसोलेटर है, ये हमारी बस है, उस बस के साथ आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर जुड़ी हुई है, देन हमारा क्या है, सीटी लगा हुआ है, उसके बाद फिर आपका क्या लगा है, सर्किट ब्रेकर लगा है। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कंडक्टर की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। दोस्तों आप सबको मैंने बताया है R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। यहां से रो का मान आप निकालेंगे तो R इंटू ए बाय एल हो जा रहा है। ये तो मैथमेटिकली ठीक है और इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन आप जीवन भर याद रखिएगा, हमारी जो प्रतिरोधकता है साथियों, गौर करना, हमारी जो प्रतिरोधकता है वो निसंदेह क्या होती है, आपको डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। क्या होती है, जो आपकी रो है साहब, ये किसी भी मटेरियल के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करती। क्या करती है, डायमेंशन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब हो गया एरिया पर नहीं करती है, डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ पर नहीं करती है, डायमेंशन का मतलब हो गया वॉल्यूम पे नहीं करती है, ये सारी चीजों पे निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ दो बातों पे निर्भर करती हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, भाई मटेरियल कौन सा है, जिससे कॉपर है तो उसका कम होगा, एल्यूमिनियम है थोड़ा ज्यादा होगा, आयरन है और भी ज्यादा होगा, सिल्वर है तो सबसे कम होगा, ये आपका सिनेरियो रहता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये टेम्परेचर से भी प्रभावित होती हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी निश्चित रूप से रेजिस्टिविटी में इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी। लेकिन इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी के घटने बढ़ने से रेजिस्टेंस प्रभावित होता है, लेकिन रेजिस्टेंस के घटने बढ़ने से रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र रहता है, खास करके आपके तीन चीजों से, लंबाई से, क्षेत्रफल से और आयतन से, डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम मीटर किसका ऐसा यूनिट है, आप जवाब देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या नहीं तो प्रतिरोधकता का। तो मेरा सही उत्तर है साहब ऑप्शन नंबर डी, जिस पदार्थ से संवाहक बना है उसी के आधार पर यह निर्धारित होता है। अगला आइए, अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ही कठिन न्यूमेरिकल है, मुझे तो लगता है काफी कठिन है, लेकिन आप लोग चुटकी में से बना देंगे साथियों। कह रहा है कि 12 वोल्ट का 3 AH का बैटरी है, 10 घंटे तक कितनी धारा देगी। बड़े आराम से साहब आप कर सकते हैं। आप AH दक्षता क्या लिखते हैं, निश्चित रूप से मेरा क्या होता है, ID इंटू HD होता है कि नहीं होता है। अब आपको ID निकालना है, भाई कितनी देर तक देगी डिस्चार्जिंग करंट, तो आप क्या करेंगे, AH कैपेसिटी बटा HD कर देंगे। तो मेरा AH 3 हो गया, HD मेरा 10 है, 3 बटा 10, 0.3 एम्पियर की करंट ये 10 घंटे तक साथियों देती रहेगी। ये इस बैटरी की कैपेबिलिटी के हिसाब से निर्धारण हो रहा है। तो थोड़ा सा मजेदार प्रश्न था और ऐसे प्रश्न देख करके आप मुस्कुरा दीजिए और चुटकी में इसको सॉल्व कर लीजिए साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर में अगर सोल्डिंग करनी है तो हम कौन सा फ्लक्स लेते हैं। देखिए जनरली हम लोग लिया करते हैं साहब, आपका बोरेक्स लेते हैं, कहाँ पर, निश्चित रूप से हम लेते हैं बोरेक्स वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हाल डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी जो सोल्डिंग होती है वहाँ पर। बाकी हम रोजिन का इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये जो हमारा फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स मुख्य रूप से क्या काम करता है, सतह की चिकनाई बनाता है, साथ ही साथ उसको साफ करता है, साथ ही साथ ये फैल करके हमारे सोल्डर मटेरियल को पिघलने में सहायता प्रदान करता है और ऑक्सीडेशन होने, जंग लगने से भी सरफेस को बचाता है। तो हर जगह हम एक ही तरह के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते, कोरोसिव, नॉन कोरोसिव दो तरह की हमारी फ्लक्स हुआ करती हैं। यहां पर जो हम फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं साथियों, वो करते हैं आयर नंबर 7। कौन सा करते हैं साहब, आयर नंबर 7 का इस्तेमाल करते हैं। गौर करिएगा, यहां जो फ्लक्स है उसका हमने क्या कहा, आपका आयर संख्या 7 है और एल्युमिनियम चालक में अगर हम देखें तो दूसरा कोई सोलर इस्तेमाल नहीं होगा। विशेष रूप से अल्काप सोलर जो है, इसके बारे में अगर आप देखने का प्रयास करें तो अल्काप में क्या होता है साहब, अल्काप में आपका 51% क्या होती है, लेड होती है,
शीशे की मात्रा कितनी 51% होती है। आपका 31% क्या होता है, टीन होता है। 31% क्या होता है दोस्तों, टीन होता है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, फिर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका और एक मटेरियल है, क्या है, जस्ता। कितना परसेंट है, 9% है। कौन, आपका जिंक, जस्ता। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी कैडमियम भी कितनी है, 9% क्या है, आपकी कैडमियम है। तो ये सारी पदार्थें आपके अलकाप में मिली हुई होती हैं। तो हम सही रूप में अगर देखना चाहें तो वाणिज्यिक नाम जो है इसका, व्यावसायिक नाम क्या है, आयर नंबर 7 है। ठीक है कि नहीं, क्या है इसका, आयर नंबर 7। अगला, ये 5% सहनशीलता के साथ 1 किलो ओम का प्रतिरोधक है, उसका कलर कोड क्या होगा। यानी प्रश्न कह रहा है 1 किलो ओम अब प्लस माइनस 5%, क्या कह रहा है, 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, अब 5% जो टॉलरेंस है, इससे तो पता चल गया भाई लास्ट में गोल्ड होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जब गोल्ड लास्ट में होगा तो आपका ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया, बचा ये दोनों। अब हम एक को कैसे लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं साहब, कैसा लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 टू द पावर 1 या 2, बताइए जरा। 10 गुना 10 के पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 10 इंटू 10 के पावर 2 अब प्लस माइनस 5%। अब जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। निश्चित रूप से 1 किसका कोड होता है, ब्राउन का होता है, भूरे रंग का होता है। 0 किसका होता है, काला का होता है। ठीक है, फिर ये पावर 2 है, 2 किसका होता है साथियों, रेड का, लाल का होता है, क्या होता है, लाल का होता है 2। और 5% किसका है, सुनहरा का है। तो आपको जवाब मिल गया, क्या मिला साहब, भूरा, काला, लाल और सुनहरा। कौन सा ऑप्शन सही है, भूरा, काला, लाल और सुनहरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके साथियों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद है ना, बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कोडिंग हो जाता है। सिल्वर रहती है तो 10%, गोल्ड रहता है तो प्लस माइनस 5%, और दोनों में से कोई भी कलर नहीं रहता है तो प्लस माइनस 20%, ये रहता नो कलर पर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साहब जी कह रहा है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों जीवन भर याद रखना, पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग 0 होता है, 0 होता है। और पृथ्वी की धारिता की अगर बात की जाए तो इसकी धारिता क्या होती है, अनंत। पृथ्वी के वोल्टेज की बात की जाए तो ये भी क्या होता है, 0। और यही कारण है कि हम अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग के माध्यम से दोस्तों ध्यान रखना, यही वजह है कि हम अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग में हम लीकेज करंट को क्या करते हैं, पृथ्वी को भेजने का काम करते हैं। और धरती उस लीकेज करंट को क्या करती है, आई लीक को खुद में समा लेती है, और हम बिजली के झटके से बच जाते हैं। विद्युतिक इफेक्ट से, वैद्युतिक प्रभाव से हमारा शरीर भी बचता है और हमारी सिस्टम भी बच जाती है। इसी कारण से हमें अर्थिंग किया जाना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। यार परमानेंट मैग्नेट किससे बना होता है। दोस्तों मैंने कई बार आपको समझाया है, परमानेंट मैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होगी जो एक बार मैग्नेटाइज हो गई जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगी। समझ गए कि नहीं, क्या होगी, एक बार मैग्नेटाइज होगी जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं। यानी इसका अगर हम बीएच कर्व बनाते हैं तो परमानेंट मैग्नेट का बीएच कर्व देखिए काफी चौड़ा होगा, और जब चौड़ा होगा तो इसकी रिटेंटिविटी भी अधिक होगी और कोरेसिविटी भी अधिक होगी। साथ ही साथ इसके लूप का एरिया भी क्या होगा, अधिक होगा। और जब लूप का एरिया अधिक होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगी साथियों, हिस्टेरेसिस लॉस भी इसमें अधिक होगी। ठीक है, एरिया अधिक, हिस्टेरेसिस लॉस अधिक। अब जब आपका एरिया बढ़ा, हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ा निश्चित रूप से, तो अब यहां पर गौर करिएगा कि हमारी रिलेक्टिविटी भी क्या होती है, यानी मैं आपसे कह रहा हूं रिलेक्टिविटी ये भी आपकी बढ़ती है। बट दोस्तों गौर करिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी क्या रहती है, जब जल्दी तो होगा नहीं, जब होगा तो बिल्कुल आपका खत्म नहीं होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत अधिक होता है, क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व काफी अधिक होता है। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म काफी ज्यादा होती है। ये सारी बातें आप समझ गए।
हम लोग इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ करते हैं? डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट एप्लीकेशन में, डीसी सप्लाई के संचालन में हम इसका इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे उदाहरण में आपका पीएमएमसी हो गया, उदाहरण में आपका डीसी मोटर हो गया। इन सारे एप्लीकेशंस में हम इसका विशेष रूप से यूज किया करते हैं। अब रही बात कि ये बना किन पदार्थों से होता है, तो दोस्तों मैं आपको जवाब दे देता हूं, आपको बहुत कुछ मालूम भी चल गया होगा। ये जो बना होता है साहब, ये बना होता है एल्यूनिको के माध्यम से। एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित रूप से एल्यूनिको कहते हैं। ये सेरेनियम कोबाल्ट के माध्यम से भी बनता है, नियोडिमियम के माध्यम से बनता है, यानी ये तीनों का इस्तेमाल करके बनता है। ऑप्शन नंबर डी है सभी का मिश्रण, यानी ऑल आर करेक्ट डियर फ्रेंड। चलिए, अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? दोस्तों चोक जो है ना हमारी इंडक्टिव कॉइल हुआ करती है, समान रूप से समझे तो इंडक्टर होती है। और इंडक्टर का एक नेचर है, वो करंट के मान में परिवर्तन का सदैव विरोध करती है। समझ गए? एनर्जी तो स्टोर करती ही है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, साथ ही साथ वो करंट के मान में परिवर्तन का विरोध, यानी ये करंट को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर चोक नहीं लगा है तो हमारा ट्यूबलाइट जल भी नहीं पाएगा। ठीक है, हालांकि अब हम लोगों ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक चोक का इस्तेमाल किया है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक चोक का इस्तेमाल करने लगे हैं तो स्टार्टर लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। और अंतर होता है, इलेक्ट्रॉनिक चोक हमारी 40% एनर्जी की खपत को भी क्या करता है? निश्चित रूप से बचा करके रखने का काम करता है। एनर्जी की खपत को क्या करता है? सेव रखता है, कम करता है। साथ ही साथ वजन भी इसका हल्का होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? साउंड बिल्कुल इससे नहीं आती है और स्टार्टर का भी यूज नहीं करना पड़ता है। ये पूरी तरह से कनेक्शन डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है? एक सेक्शन को इधर से सप्लाई कनेक्ट किया है, दूसरे को यहां से, और आपका क्या है? चोक से जुड़ा हुआ एक न्यूट्रल, और चोक से आपकी क्या है? सिंगल वे स्विच के साथ में हमारी सर्किट ब्रेकर वहां पर सप्लाई के साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके से हमारा कनेक्शन होता है। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब आपकी क्या है? ये भी एक गैसियस डिस्चार्ज ट्यूब है साथियों, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये समझ लीजिए, अगर चोक नहीं लगा है तो क्या होगा? युवा साथियों जरा बताइए आंसर क्या होगा? हमारी बिल्कुल ही बिल्कुल जो आपकी ट्यूबलाइट है ये निश्चित रूप से जलेगी ही नहीं। क्या होगा साथियों? ये निश्चित रूप से जलेगी ही नहीं। ठीक है, तो विल नॉट बर्न। दिस इज द राइट आंसर। और एक्सेसिव करंट जाना शुरू हो जाता है ना, करंट को लिमिट नहीं कर पाता, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? करंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो आवर राइट आंसर इज विल नॉट बर्न विदाउट चोक। आपका ये जलाने के लिए तो आप जला लीजिएगा भाई, नियंत्रण कहां से होगा? बेलास्ट। बेलास्ट का मतलब है कि वोल्टेज एक्सेसिव देना। बेलास्ट का मतलब क्या है साहब? वोल्टेज देना। तो ठीक है, तो बेलास्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं? 1000 वोल्ट 1500 वोल्ट के रेंज में हम वोल्टेज प्रदान करते हैं जिससे गैसियस डिस्चार्ज हो। और जब गैसियस डिस्चार्ज होता है तभी जाकर के आपकी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स हमारे अणु आपस में टकराते हैं। ठीक है, जो आपकी नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है, और डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो इससे आपकी क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है साथियों, क्या होती है? उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टकराती है फास्फोरस के लेयर से। और जब फास्फोरस के लेयर से टकरा जाती हैं तब आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू करती है प्रकाश। ठीक है, तो आई थिंक द राइट आंसर इज आपकी जलेगी तो नहीं, लेकिन अगर आपने लगा दिया है डायरेक्ट तो फ्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगा साथियों? फ्यूज हो जाएगी। राइट आंसर इज विल फ्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग की जहां तक समस्या है वो तो बनती ही है और फ्यूज भी हो जाएगी। कह रहा है कि आरएलसी श्रृंखला परिपथ में धारा क्या होता है? दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, वो भी कब? जब अनुनाद पर हो। तो मेरा देख लीजिए, आरएलसी, ये रहा मेरा रजिस्टर, ये मेरा इंडक्टर, और ये साहब मेरा कैपेसिटर। और आप सबको मालूम है ना, जब रजिस्टर इंडक्टर दो अलग प्रकार के एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे तभी जाकर के आपकी क्या होती है? रिजोनेंस। तो दो डिफरेंट टाइप के एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होने के बाद ही आपका रिजोनेंस होता है। और रिजोनेंस जब होती है तो याद रखिएगा पावर फैक्टर 1 हो जाती है, यूनिटी। आपका इंपिडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है। और ऐसे केस में मेरी जेड जो है वो मिनिमम हो गई। इस परिस्थिति में मेरा करंट आईएम क्या हो जाएगा?
मैक्सिमम, और Im का मान क्या हो जाएगा साहब, V/Z यानी V/R। तो आप समझ गए ना, सीरीज रिजोनेंस जब होगा RLC का तो वैसे केस में आपकी करंट हो जाती है सर्वाधिक। अब एक छोटी सी बात और बता दूं जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, हमारा जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका मान होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। क्या हो जाता है दोस्तों, 1/2 पाई अंडर रूट LC हो जाता है। दिस इज द राइट आंसर। ओके डियर फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है विद्युत उत्पादन में कौन सा संयंत्र है जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे कम लगती है। आपके सामने तस्वीर बनी हुई है और ये तस्वीर किसकी है, हाइडल पावर प्लांट की है। पानी से बिजली उत्पन्न करने की जो प्लांट होती है उसे हम हाइडल पावर प्लांट कहते हैं। और हमने डैम बनाया, रिजर्वायर है हमारा, ये पानी का हाइट यहाँ तक, बांध का हाइट ज्यादा है, तो जिस हाइट तक पानी रहती है ग्राउंड लेवल से, इसी को हम हेड कहते हैं। और इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन भी किया गया है, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड प्लांट। ठीक है, ये आपका इनटेक है, स्लूस गेट है, इसके माध्यम से आपका कचरा वगैरह नहीं जाएगा। ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक के ऊपर में हम यहाँ पर लगाते हैं सर्ज टैंक, जो पानी के प्रभाव को, हैमरिंग इफेक्ट को कम करता है। अचानक से धक्के में बहुत ज्यादा पानी अगर चली गई तो आपका टरबाइन डैमेज कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं साहब, क्या लगाते हैं, हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं सर्ज टैंक का। क्या करते हैं, सर्ज टैंक का साथियों हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब जरा गौर करना साहब, ये आपकी पावर हाउस, यहाँ आपकी जनरेटर कनेक्टेड है, ये वाटर टरबाइन है, हालांकि ये स्लो होती हैं, और इस पर जैसे ही पानी का प्रवाह स्टार्ट होता है, टरबाइन घूमना शुरू किया, अल्टरनेटर का साथ इससे जुड़ा हुआ है, विद्युत आपकी उत्पन्न हुई, फिर हम स्टेप अप ट्रांसफर के माध्यम से फिर इसको क्या करते हैं, बढ़ा करके आप पब्लिक को, कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देते हैं। अल्टीमेटली ये जो पानी यहाँ टरबाइन से टकरा कर नीचे आई, उस पानी की ताकत बची हुई है साथियों, ऐसा मत समझना कि ताकत खत्म हो गई, फिर वो छोटे रिवर के माध्यम से हम इसको भेज देते हैं सिंचाई के लिए। तो ये बहुत ही बेहतर प्लांट होता है। एक तो एयर पॉल्यूशन इसमें जीरो होता है, साथ ही साथ इसके संचालन में जो हम इस्तेमाल करते हैं ईंधन का, वो पानी है जो निश्चित रूप से आपकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसमें कोई खर्च आपको करना नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली इसके निर्माण में बहुत खर्च होता है, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा इसके संचालन में बहुत ही कम खर्च होती है। ईंधन की खर्च तो जीरो हो जाती है, प्रदूषण नहीं होता है, बाकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा आदमियों को रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यही एकमात्र ऐसा प्लांट है साथियों जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, 85% के आसपास इसकी दक्षता हुआ करती है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रूप गणक किसका अनुपात है, रूप गणक को हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्म फैक्टर, और इसे हम सूचित करते हैं KF से। KF मेरा होता है RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। क्या होता है, RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। अगर हम वोल्टेज ही ले लें तो वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या है आपका 0.707 VM, और हमारी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या है 0.636 VM। आफ्टर सॉल्विंग क्या बन गया 1.11 आ गया। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के लिए हमारी फॉर्म फैक्टर कितनी होती है 1.11। अलग अलग के लिए थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो आप इसको एकदम कमांड कर लेना साथियों। राइट आंसर इज व्हिच वन, औसत मान से RMS मान का ये अनुपात होता है। आइए, एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है दोस्तों, सदैव याद रखना इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कहां करते हैं, आपके सेल में किया करते हैं। आपने देखा था ना, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 लिया था, निकल कैडमियम में हमने KOH लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था। तो हम अलग अलग सेल में इस हिसाब से अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है वो मुख्य रूप से आपकी क्या है, लिक्विड कंडक्टर है। क्या साथियों, लिक्विड कंडक्टर है। और ये जो लिक्विड कंडक्टर है इसमें आपका करंट कंडक्शन आयंस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, आयन के माध्यम से करंट कंडक्शन होता है। बाकी जो आपकी सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, उस सॉलिड कंडक्टर में दोस्तों जीवन भर याद रखना, उस सॉलिड कंडक्टर में करंट का कंडक्शन साथियों किसके माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और हमारे पीएन जंक्शन में सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन जो होता है
वो निश्चित रूप से आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। तो 3 बातें याद रखिएगा। किसी भी सॉलिड कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में करंट का कंडक्शन आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में करंट का कंडक्शन आयंस के माध्यम से होता है और आपकी जो सेमीकंडक्टर है उसमें करंट का कंडक्शन आपको निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण होता है। तो आपका आंसर यहाँ क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है? कौन सी ऐसी लैंप है जो जिसकी ऑपरेटिंग लाइफ सबसे कम होती है? जरा हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो फ्लोरेसेंट लैंप है साथियों, ये 15,000 घंटे तक चलता है। औसत में बता रहा हूं कितना, 15,000 घंटे तक। कौन? आपका फ्लोरेसेंट लैंप। आपकी जो मरकरी वेपर लैंप है ये लगभग 20,000 आवर्स तक हुआ करती है। हमारी जो सोडियम वेपर लैंप है दोस्तों, जरा आप बता सकेंगे कितनी होगी? सोडियम वेपर लैंप हमारी जो होंगी ये आपकी अप्रोक्सीमेटली आप देखें तो हमारी 24,000। आपका दो तरह का सोडियम है, एक आपका है लो प्रेशर, एक है हाई प्रेशर, ठीक है? तो ये लगभग आपका कितने तक जाती है? 24,000 तक, ठीक है, 24,000 तक। और हमारी एलईडी जो है ये सबसे अधिक हुआ करती हैं 50,000 आवर तक। तो इन सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करें तो मेरा सही उत्तर क्या निकल जाएगा? फ्लोरोसेंट लैंप ये सबसे कम हो गई, मात्र 15,000 घंटे तक, ठीक है? कितने तक साथियों? मात्र 15,000 तक। लेकिन आप कई बार देखते हैं कि हमारी जो सोडियम वेपर लैंप है अगर वो आपकी लो प्रेशर वाली है तो 3500 तक होता है। अगर वैसा रहे तो सोडियम वेपर लैंप आपका कंसीडर किया जाएगा। आइए दोस्तों, बड़ी मशीनों में पोल किससे बनी होती हैं? ठीक है, आपको मालूम है ना, पोल का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमारी डेवलप होती है, उसी पोल में हम कॉइल को, फील्ड वाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं और ये होल करके रखती हैं। जनरली इसकी संरचना इस हिसाब से हुआ करती है, ठीक है, इस तरह की, ऐसा, जिससे आपका क्या रहता है? फंसा हुआ रहेगा, ठीक है? ये मेरा पोल है, ये मेरा मेन पोल है, पोल कोर, इसको क्या कहते हैं? पोल कोर कहते हैं। ये मेरी क्या है साथियों? पोल शू है। इसी पर हम वाइंडिंग को ऐसे लपेटते हैं और ये वाइंडिंग इस पे होल करके टिकी हुई रहती है। क्या होती है? इसके ऊपर होल रहती है, टिकी रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि ये खुल नहीं जाए, इसीलिए इसको चौड़ा करते हैं। चौड़ा करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? विकसित होता है और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड जब विकसित होता है तो पूरे मशीन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त होने लगती है, ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ी मशीनों में जो हमारे पोल हैं साहब, वो किस पदार्थ के बने होते हैं? मैं आपको बता देता हूं, ये बने होते हैं शीट स्टील लैमिनेशन के, क्योंकि निश्चित रूप से एक तो मजबूती भी चाहिए, साथ ही साथ एडी करंट लॉस भी मिनिमम होना चाहिए। खाचा सब आपका अलग 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 लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पत्थर, इस हिसाब से रहता है। और अल्टीमेटली मजबूती तो चाहिए ही चाहिए, एडी करंट लॉस भी कम होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी ध्यान रखिए चुंबकीय क्षमता भी जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? तो राइट आंसर क्या है? शीट स्टील लेमिनेशन। छोटे वाले में हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ढलवा लोहे का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए? दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर की जब भी चर्चा होती है तो हमारा ध्यान सीधा चला जाता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पर, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जहां हम क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने का काम करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो हमारी ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं वो यूरेनियम 235, आपकी थोरियम, ठीक है, प्लूटोनियम, ये सब इस्तेमाल की जाती हैं। और यहां आप देख रहे हैं, कह रहा है विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए। तो हम सभी लोग जानते हैं अनियंत्रित विखंडन जब होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी और उतनी ऊर्जा और उतनी उष्मा को हम संभाल नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करवाते हैं। और अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए, क्योंकि जब बम्बार्डेंट होता है तो आपको 3 छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, फिर वो अगला 3, फिर वो अगला 3, ऐसा आपका प्रक्रम चलता रहता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए दोस्तों हम क्या काम करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका करते हैं साहब? कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं निश्चित रूप से। और यहां जो आपका ग्रेफाइट है ये मॉडरेटर है। ग्रेफाइट क्या है? आपका मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैडमियम है, बोरॉन है,
ये आपकी कंट्रोल रॉड के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। तो दर को कम करना है तो यूज क्या करोगे, कंट्रोल रॉड। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है कि नहीं, क्या करता है, नियंत्रित करता है। दो न्यूट्रॉन्स को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और मंदक जो है वो स्लो रेट करता है, किसका, अभिक्रिया की दर को स्लो करने का काम करता है मंदक। तो मंदक के लिए हम लोग ग्रेफाइड, हैवी वाटर, D2O ये सब भी ले लिया करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोगों को, आपको ये याद रहेगा ना, कैडमियम, अगर कैडमियम नहीं है तो कौन सा लेंगे मटेरियल, बोरॉन लेंगे। तो कैडमियम और बोरॉन की रड का काम है श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। अब मंदक के रूप में आपका यहाँ ग्रेफाइड यूज किया गया है। इसका मुख्य पर्पस क्या है, रेट को स्लो करना, थोड़ा धीमा करना, ठीक है। और फिर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा निश्चित रूप से उष्मा के रूप में हमें मिलती है। और वो उष्मा इस कूलेंट के माध्यम से, लिक्विडस या गैसियस हमारा कूलेंट होता है, सोडियम का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वो इस पाइप के माध्यम से वो गर्म, आपकी गर्मी क्या करती है, वो हॉट जो हमारा मटेरियल है कूलेंट, वो चला गया आपके हीट एक्सचेंजर में, और इसमें आप वाटर इनलेट करते हैं, प्रदान करते हैं, और वो इस तरह से रोटेट होते हुए, घूमते हुए पूरी की पूरी गर्मी कहाँ चली जाती है उसकी, पानी में। पानी स्टीम में बनता है, स्टीम के माध्यम से हम टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पादित कर लेते हैं। बाकी फिर जो थोड़ा नॉर्मल हुआ, ठंडा हुआ, वो वापस कूलेंट फिर कहाँ चला आता है, आपके इस रिएक्टर में चला आता है। देन यही प्रक्रिया लगातार अनवरत चलती रहती है और हम स्टीम को बदलते रहते हैं साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का क्या कारण है, मतलब कब हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, हमारी रिवर्स डायरेक्शन में तभी जाएगी जब आप सप्लाई टर्मिनल के फेज सीक्वेंस को बदल देंगे, यानी RYB है उसको BRY कर देंगे, तब ऐसा होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर RYB हमारा क्या है, सप्लाई, तो आप अगर सप्लाई टर्मिनल को चेंज करते हैं, इसको आप RBY करते हैं, क्लॉक को एंटी क्लॉक करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है डायरेक्शन आपकी रिवर्स कर जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी कोई मेथड ऐसा नहीं है जिससे ये हो सकता है साथियों। आइए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, आपको मैंने कहा था कि स्टेप अप कौन थी, CT। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है मेरी, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन कौन है, PT। आपको मालूम है ये PT जो है ना, इसके माध्यम से हम इनपुट का वोल्टेज क्या करते हैं, मापते हैं। लेकिन ये वोल्टेज कम रहेगा तो नहीं, कैसा वोल्टेज साथियों, हाई वोल्टेज। कैसा वोल्टेज, हाई वोल्टेज को हम मापने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपकी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये आपकी स्टेप डाउन होती है। स्टेप डाउन होने में क्या होता है जरा मैं समझा देता हूं, आप सब याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर में कभी भी पावर और कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों के मान में परिवर्तन नहीं होता, ये कांस्टेंट होती है। स्टेप डाउन में क्या होता है दोस्तों, हमारी V1 प्राइमरी में अधिक रहती है, यहाँ करंट आपकी कम होती है। सेकेंडरी में मेरा V2 कम होता है और करंट अधिक होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मात्र आपका साथियों ध्यान रखिएगा, लगभग 100 से लेकर के 120 वोल्ट का वोल्टमीटर लगाकर हम बिल्कुल उसी तरह V2 माप लेते हैं। N1 N2 हमें पता रहता है, हमारा रिलेशन कैसा बन जाता है, N2/N1 इक्वल टू V2/V1। क्या हो जाएगा, N2/N1 इक्वल टू V2/V1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप V2 बराबर क्या लिखेंगे, निश्चित रूप से N2V1 बटा आपका क्या हो जाएगा, N1। हमें आराम से प्राइमरी का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाता है, या जहां भी हम सप्लाई सिस्टम में जोड़ते हैं वो मालूम हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपकी राइट आंसर है स्टेप डाउन। इसको सदैव याद रखना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और हमारी करंट ट्रांसफार्मर क्या है, निश्चित रूप से साथियों ये आपकी एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से हम किस लिए करते हैं, तो करंट को मापने के लिए करते हैं। और इसमें आपकी कितने की एम्पियर की लगी रहती है सेकेंडरी साइड में, हमारी एमीटर वही आपका 0 से 5 एम्पियर तक का लगा रहता है। अगला, पाइप भू संपर्कन में चारकोल और नमक क्यों डालते हैं। देखिए, नमी बनाए रखने के लिए। हम सब हमेशा चाहते हैं कि पृथ्वी का प्रतिरोध जितना न्यूनतम से न्यूनतम रहे उतना अच्छा रहेगा। और जब कम से कम हमारी पृथ्वी की प्रतिरोध होती है
तो अल्टीमेटली साथियों मिनिमम जब हमारी पृथ्वी की प्रतिरोध होती है तो हमारा लीकेज करंट बहुत ही तेज गति से अंदर की ओर जाता है, और जितनी ज्यादा लीकेज करंट प्रवेश करेगी और रेजिस्टेंस कम रहेगा, हमारा सिस्टम उतना सेफ रहेगा। आजकल तो हम लोग अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो एम्पियर में भी करंट में डेविएशन हो रहा है, मिली एम्पियर में भी डेविएशन हो रहा है, तुरंत आपकी क्या करती है, सर्किट को संपर्क विहीन कर देती है। आप किसी भी मेटालिक बॉडी के टच में आ गए, किसी डिवाइस के टच में आ गए, बिजली का झटका लगने से आप बच जाते हैं। तो आपका जवाब तो क्लियर हो गया कि नमक पानी छोड़ता है और चारकोल बहुत लंबे समय तक नमी को बचा के रख सकता है, इसलिए जमीन गीली रहेगी, रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो आपका जवाब है भू प्रतिरोध को कम करने के लिए। अब देखिए जरा हम कर क्या रहे हैं पाइप अर्थिंग में। पाइप अर्थिंग में सबसे ऊपर तो हमने जमीन के ऊपर करना नहीं है, निकालना नहीं है, जमीन के भीतर निकालना है। अंदरूनी हिस्से में हम क्या करते हैं, कीप वगैरह लगा देते हैं। ये आपका आयरन कास्ट आयरन का कवर लगा देते हैं। इस कवर में हम पानी डालते हैं बीच बीच में 10 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में, और वो पानी डालने से वो पानी अंदर प्रवेश करती है, नमी आपका मेंटेन रहता है साथियों। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये हमारी 15-15 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से नमक चारकोल नमक चारकोल नमक चारकोल का लेयर 2 मीटर हमने नीचे गड्ढा किया है, और यहाँ आपकी 12 mm की छोटी छोटी छिद्र है जिसके माध्यम से आपका बाईपास करेगा वाटर, और आपकी क्या होगी, नमी मेंटेन रहेगी। और अल्टरनेट हम चारकोल नमक चारकोल, व्हाइट वाला नमक है, बाकी ये चारकोल 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 ये सब का हम यहाँ पे लेयर डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे मेंटेन रहे। 19 mm की डाया का हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइप इस्तेमाल करते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 2.75 यहाँ नीचे, यहाँ 2, 4.5, आप लगभग समझ लीजिए 5 मीटर हम लोग जो है गड्ढा करके इसका इंस्टॉल करते हैं। बहुत अच्छी अर्थिंग मानी जाती है और काफी सस्टेनेबल है। तो हमारा सही उत्तर मिल गया साथियों, क्या, भू प्रतिरोध को कम करने के लिए। अगला देखिए बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है 50 हर्ट्ज हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, पोल मेरा क्या है 8। अब आइए ns का मान क्या होगा, ns हो जाएगा 120 f/p, कर दीजिए 120 गुना 50, अब बाय पोल आपका क्या है साथियों, निश्चित रूप से 8। सॉल्व करिए, आफ्टर सॉल्विंग 6000 by 8 we are getting the magnitude how much, 750 rpm, कितना होगा 750 rpm आपकी वैल्यू हो जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सदैव इस चीजों को आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सारी वैल्यू को उस पर पुट करनी है, सीधे निकाल लेना है। और बाकी ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, जब आपकी 2 पोल रहेगी 3000 आरपीएम, 4 पोल रहेगी 1500 आरपीएम, 8 पोल रहेगी 750 आरपीएम, ये आपका सिंक्रोनस का स्पीड हुआ करता है। अगला प्रश्न और बड़ा ही वैल्यूएबल प्रश्न है, कह रहा है लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच लगभग कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या इसके बीच संबंध होना चाहिए। ये 2 बातों पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ये 2 बातों पर निर्भर करता है। हमारी लैप वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच ये दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर आपका रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगा तो आपका बैक पिच क्या होगा, अधिक होगा, और फ्रंट पिच आपका छोटा होगा। अगर आपकी प्रोग्रेसिव होगी तो आपकी फ्रंट पिच क्या होगी, निश्चित रूप से कम हो जाएगी, अब बैक पिच आपकी अधिक हो जाएगी, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव में बैक अधिक और फ्रंट कम, प्रोग्रेसिव में बैक कम फ्रंट अधिक, और आपकी समान रूप से जो वाइंडिंग होती है लैप, उसमें दोनों हम लोग क्या करते हैं, जनरली समान रखा करते हैं, बराबर रखा करते हैं, उसके बीच अंतर देने का हम प्रयास साथियों एकदम नहीं करते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे। जवाब तो आपका ये हो गया भाई, इक्वल टू पोल पिच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों पोल पिच के बराबर होना चाहिए। ये बातें तो क्लियर होगी सबसे पहले, ठीक। अब पोल पिच क्या होता है आपको मालूम है, यहां मेरा ये पोल वाइंडिंग हमने इंस्टॉल करना शुरू किया यहां से ऐसा, अब ये पोल का मिड सेक्शन, अगर पोल के एनएस के मिड पोजीशन के बीच में सटा के मैंने वाइंडिंग की है, जब मैंने सटा के वाइंडिंग की है तो ये सटा हुआ वाइंडिंग मेरा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये सटा हुआ वाइंडिंग मेरा किस रूप में जाना जाएगा, ये निश्चित रूप से सटा हुआ वाइंडिंग आपके मिड सेंटर से अगर सटा है तो यही आपकी कहलाती है फुल पिच कॉइल। अब फुल पिच कॉइल की बात अगर करें तो यहां से लेके यहां के बीच में 180 का ये डिफरेंस होता है, ये 180 मेरी क्या है, पोल पिच है। अब फुल पिच कॉइल में आप क्या देख रहे हैं,
ये भी बिल्कुल इसी के लास्ट बाउंड्री से, ये भी लास्ट बाउंड्री से हमारा वाइंडिंग सेटल किया गया, यहाँ बनाया गया। तो ये भी आपकी कितने की हो रही हैं, 180 की। जब पोल पिच और वाइंडिंग पिच, जिसको क्वाइल पिच कहते हैं, जब पोल पिच और क्वाइल पिच दोनों आपस में बराबर हो जाए साथियों, तब जाकर के आपकी फुल पिच वाइंडिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हम समझ गए। यहां पर मेरा देखिए लैप वाइंडिंग है। अब इस वाइंडिंग में दोस्तों हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं, खास करके तो यहां से हमने स्टार्ट किया, ये मेरा पहला सिरा। अब इस पहले सिरे को देखिए हम लेकर गए, आगे की ओर बढ़े, यहां हमने इन नहीं किया, फिर इसको हमने दूसरे के साथ, जो दूसरा मेरा जुड़ रहा था अगला टर्न, उसके साथ फिर हमने इसको सेट किया, फिर ये कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ाते चले गए, फिर हम यहाँ आए, इसको भी हम तीसरे के साथ करेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मेरा बैक पिच कौन सा हुआ, यहाँ का फ्रंट से लेकर के आगे जाना, फिर इसका वाला जो था दूसरे वाइंडिंग का ये फ्रंट हुआ, उसी को आगे बढ़ा के लाए। इसका जो पिछला हिस्सा है, यानी पहले का स्टार्टिंग, इसका फिनिशिंग, तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका बैक पिच कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक पिच। फ्रंट पिच कौन सा हो गया, हमारी जो फ्रंट पिच होती हैं वो यहां से, ध्यान दीजिएगा, इस वाले हिस्से से, मतलब दूसरे का जो स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, और फिर उसी का हम क्या कर पाए, दूसरे का स्टार्टिंग और उसी का जस्ट हम क्या कर पाए, एंडिंग। तो ये वाली आपकी क्या होती है, फ्रंट पिच। फिर ये वाला जब आगे गया तो ये फिर ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्या हो जाएगा, बैक पिच। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी बैक पिच और फ्रंट पिच का जो अंतर होता है वो वाइंडिंग पिच कहलाता है। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी रेट्रोग्रेसिव हो गई। ऐसे केस में y का मान क्या हो जाता है, yb माइनस yf हो जाता है, किसमें, रेट्रोग्रेसिव में, रेट्रोग्रेसिव में। और प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू yf माइनस yb। प्रोग्रेसिव में क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल टू yf माइनस yb। ये आपकी है प्रोग्रेसिव, y इक्वल टू yf माइनस yb हो। आपका क्या होता है साथियों, अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है। लेकिन हम अगर लैप में करें, ना प्रोग्रेसिव ना रेट्रोग्रेसिव, नॉर्मल सिचुएशन है, तो वैसे केस में आपकी निश्चित रूप से किसके बराबर होनी चाहिए, वाइंडिंग पिच आपके पोल पिच के बराबर होनी चाहिए। भाई जितना पोल है फुल का फुल हम करने का प्रयास करते हैं, और दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रहता। राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाए। आइए सर आगे बढ़े, ये चीजें आपको पता चल गई। मैं जरा एक बार और बता दूं, आपका जो रेट्रोग्रेसिव है उसमें कौन बड़ा होता है, रेट्रोग्रेसिव में आपकी क्या होती है, बैक पिच, ठीक है, आपकी बैक पिच उसमें रेट्रोग्रेसिव में आपकी क्या हो जाती है, ध्यान रखना, रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच थोड़ा सा जैसे ऐसे खुलता चला जाएगा। अब प्रोग्रेसिव में आपका फ्रंट बढ़ता चला जाएगा, पीछे बढ़ रहा है, तो पीछे बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव में बैक हो जाएगा अधिक, रेट्रोग्रेसिव में फ्रंट हो जाएगा अधिक। ये मामला आपका रहा है। आइए जरा आगे बढ़ते, नेक्स्ट सर। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए उसके विपरीत दिशा में, देखिए इस तरह का जो व्यवस्था है वो कहाँ किया जाता है, जब आपकी लास्ट एंड पे पोल रहती है। दैट मीन्स हमने सप्लाई टर्मिनल सेट किया और किसी व्यक्ति का जो घर है वो आखिरी छोर पर रहा है, और वहां पर हमने जो पोल लगा दिया है उसके लिए सिर्फ, तो उस पोल पर खिंचाव ज्यादा पड़ता है। उस खिंचाव को मेंटेन करने के लिए जस्ट हम पोल के क्या करते हैं, अपोजिट साइड, ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, पोल के बिल्कुल अपोजिट साइड में हम इस्तेमाल करते हैं एक वायर। और ये वायर जो होती है इसे कहते हैं स्टे वायर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्टे वायर के नाम से जाना जाता है, स्टे वायर के नाम से जाना। इसका काम ही है क्या करना, इसको अस्थिर रखना, तान करके खींच करके रखना। इसमें हम लगाते हैं कौन सा इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर। इस स्टे इंसुलेटर को हम किस नाम से जानते हैं, के इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, के इंसुलेटर के अलावा इसे हम एग इंसुलेटर भी कहते हैं। एग के जैसा ही इसका शेप होता है। साथियों यह इंसुलेटर ऐसा मत समझिएगा कि पोल का अर्थ के साथ कनेक्शन कर रहा है, करंट का अर्थ के साथ कनेक्शन होगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगी, सबसे ज्यादा यही फॉल्ट हुआ करती है और काफी नुकसान पहुंच जाएगा, पूरी सिस्टम आपकी डैमेज हो जाएगी। इसलिए इसका
लाइन से, सप्लाई से, करंट से कोई संपर्क नहीं होता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सप्लाई से कोई संपर्क नहीं होता, इसका संपर्क सिर्फ इस पोल से होता है। और पोल के साथ यहां तक अगर गलती से लीकेज करंट हुआ भी तो हमारा यह जो इंसुलेटर होता है, उस इंसुलेटर में साथियों हम इस हिसाब की संरचना रखते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जुड़ा है और नीचे वाला ऐसे, दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं, मतलब कहीं से भी करंट आने की संभावना बनती नहीं है। तो ये बिल्कुल भी इसमें कोई करंट नहीं होती है। सेफ्टी के पर्पज से खास है, इसको तान कर रखने, मुड़े नहीं, झुके नहीं, इसलिए यूज करते हैं। राइट आंसर आपका स्टे वायर है साथियों। क्या है राइट आंसर? स्टे वायर है। पोल को भली भांति खड़ा रखने में मदद करने का काम। आइए चलिए आगे बढ़ते। अगर आप विद्युत प्रेस में इंसुलेशन पदार्थ कौन सा, इलेक्ट्रिक आयरन में हम कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? आप सबको याद हो गया होगा, इलेक्ट्रिक आयरन में हम अभ्रक का यूज करते हैं, माइका का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अभ्रक का। टोटल भारत की 85% जो है ना आपकी इंडस्ट्रीज, वो इंसुलेशन के रूप में माइका का ही इस्तेमाल करती है। 85% इंडस्ट्री इंसुलेशन के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं? माइका का। और ये जो हमारी माइका है दोस्तों, गौर करना, ये जो हमारी माइका है, आप सब इस बात को समझ, ये माइका हमारी सबसे ज़्यादा अभी उत्पादित हो रही है भारत में हो, और आपका झारखंड का सिंहभूम और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। और इसकी खासियत है, हम इसके माध्यम से सॉलिड इंसुलेटर भी बना सकते हैं, इसके माध्यम से हम पाउडर भी बना सकते हैं, और पेस्ट टाइप का इंसुलेटर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पस इसका क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन होता है। तो बहुत ही वैल्यूएबल है ये। चलिए अगला है आपका गैस टरबाइन। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, गैस टरबाइन के बारे में चर्चा की जा रही है। गैस टरबाइन प्लांट कब इस्तेमाल किया जाता है? मैंने तो आपसे कहा है, गैस टरबाइन प्लांट हो, डीजल प्लांट हो, ये सारे प्लांट बेस लोड पर नहीं चलते, हमेशा के लिए निर्धारित मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। जब लोड हमारी काफी बढ़ जाती है तो हम थर्मल पावर के साथ में डीजल का, थर्मल के साथ में गैस का हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ऐसा करके जो कुछ मात्रा हमारी डिमांड बढ़ी है कंज्यूमर की, जिसको पूरा कर पाना थर्मल के बस की बात नहीं है, बड़े प्लांट की बस की बात नहीं है, वहां पर स्मॉल स्केल में इसके माध्यम से हम उस कंज्यूमर को यूटिलिटी क्या करते हैं? आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। यानी स्पष्ट है, पीक पर यानी खास सिचुएशन पर, और हमेशा यह निश्चित रूप से उत्पादन नहीं करेगा। एक सर्टेन ड्यूरेशन में डिमांड बहुत बढ़ने पर तब इसका उत्पादन साथियों होना आरंभ होगा। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? आपने आंसर क्या दिया? मैंने क्या कहा आपसे? पीक लोड पर। ठीक है, ये कैसी प्लांट है? पीक लोड प्लांट है। विषम स्थिति में अचानक से बहुत ज्यादा उत्पादित करना है और उतनी पूरी नहीं हो रही, तब इसका यूज करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले आपका फीलर है, गैस पास करेगा। यहाँ कंप्रेसर है, इस चैम्बर में इसको आपने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद फिर आप क्या किया साथियों? हमारी जो है कंबशन चैम्बर में जाती हैं, और यहाँ से हमने इसको रीजनरेट करने का काम किया। रीजनरेटर के माध्यम से हमारी कहाँ पर आ गई गैसेस? ये कंबशन चैम्बर में आ गई। कंबशन चैम्बर से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हुई। फर्दर हम क्या करते हैं? उस हॉट गैस के माध्यम से, उस गर्म गैस के माध्यम से हम उसके प्रेशर से क्या करते हैं? गैस टरबाइन को चलाने का काम करते हैं। फर्दर आपकी ये गैस टरबाइन किससे जुड़ी है? आपके अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर आपकी कपल्ड इसके माध्यम से है। जब अल्टरनेटर इसके द्वारा कपल्ड है, देन आपकी क्या होगी? आपका अल्टरनेटर रोटेट करेगा और अल्टीमेटली आपकी ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके माध्यम से वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे। और जब वोल्टेज बढ़ेगी तो याद रखिए साहब, हम क्या करेंगे? आराम से इसको ट्रांसमिट करने में मदद हमें मिलेगी। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन बेहतर माना जाता है, आप सब जानते हैं। इफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम हो जाती है, कंडक्टर का साइज भी ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कई सारी एडवांटेज हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ये मामला है। आइए जरा आगे बढ़ते। किट कैट फ्यूज किससे बना होता है? तस्वीर देख के ही पता चल गया, पोर्सिलीन से बना। किससे बना होता है? पोर्सिलीन से, चीनी मिट्टी से। ये देखिए पोर्सिलीन का है, इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज का बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? फ्यूज कैरियर। इसे क्या कहते हैं साथियों? फ्यूज कैरियर कहते हैं। ये फ्यूज को कैरी करता है। इसी में ये जो नीचे आपका अंदर थोड़ा सा धसा हुआ है ना, इसी में पतली से हम क्या करते हैं? फ्यूज वायर ऐसे जोड़ते हैं। और ये फ्यूज वायर बनी किसकी होती है? लेड प्लस टीन की बनी होती है।
इसमें लेड कितना होता है और टीन कितना होता है मालूम है? टीन आपका होता है निश्चित रूप से 63%, लेड होता है 37%। हम ज़्यादा देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, जल्दी पिघल जाए। तो 37-63 का रेशियो जो है इसमें मिलाया जाता है, और जैसे ही इसको फ्यूज कैरियर को आप इसमें क्लॉक करते हैं, बंद करते हैं, इसमें फंस जाती है। यहाँ और यहाँ के बीच कंडक्शन स्टार्ट, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, निश्चित रूप से आउटपुट रिसीव कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली साथियों ध्यान रखिएगा, आपके फ्यूज के माध्यम से हम सेफ्टी, सबसे कम ऑपरेटिंग टाइम किसका होता है, फ्यूज का ही होता है। बहुत जल्दी पिघल जाती है, तुरंत क्विक एक्शन करती है। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड दोनों परिस्थितियों से में रक्षा करने का काम करती हैं। आजकल हमने फ्यूज को किससे रिप्लेस कर दिया है, आजकल हमने रिप्लेस कर दिया है एमसीबी के माध्यम से। क्या, किसके माध्यम से, एमसीबी के माध्यम से तो रिप्लेस कर। नेक्स्ट है ऊर्जा मापी का जो एल्युमिनियम का डिस्क होता है उसमें छिद्र क्यों करते हैं? देखिए आपका क्रीपिंग एरर होता है। क्या होता है दोस्तों, क्रीपिंग एरर। और ये क्रीपिंग एरर जो हमारी है ये विशेष रूप से किसमें होती है, ऊर्जा मापी में। मतलब नो लोड है तब भी चलता रहेगा, घर का सारा सप्लाई बंद कर दिया, बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, पंखा सब बंद कर दिया, मेन स्विच को भी ऑफ कर दिया, उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि एनर्जी मीटर में, पुराने एनर्जी मीटर में, इंडक्शन टाइप वाले में, ये एल्युमिनियम वाला जो चक्ति है गोल वाला, वो चक्कर लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। ठीक है, और ये जो चक्कर लगाया जा रहा है आपकी वहां पर रीडिंग बढ़ती चली जा रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसी को क्रीपिंग कहते हैं। और ये क्रीपिंग एरर को हम कम करते हैं एल्युमिनियम का जो हमारा डिस्क होता है उस डिस्क पर साथियों छिद्र करके। ठीक है, आइए जरा सा, तो यहां पर है हमारी एल्युमिनियम डिस्क, ये ब्रेकिंग मैग्नेट के बीच में कर रही है रिवॉल्व। ठीक है, यहां पर है रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, जहां पर आपका नंबर लगा हुआ है, नंबर आगे बढ़ता है रिकॉर्डिंग मेथड के माध्यम से, और तब आपको पता चलता है भाई इस महीने 2500 यूनिट था, अब हो गया 2550, यानी 50 यूनिट का कंजप्शन इस महीने हुआ है, उस हिसाब से बिजली बिल आपको देना है। अब तो बहुत चीजें बदल गई है साथियों, अब तो डिजिटल मीटर लग गया, अब डिजिटल की बात छोड़िए, अब तो स्मार्ट मीटर लग गया, एडवांस में रिचार्ज करते हैं, और उसके बाद रिचार्ज खत्म होता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है क्रीपिंग एरर से बचने के लिए, और ये क्रीपिंग एरर क्या होती थी, तो बिना लोड के भी हमारी चक्ति का घूमना और हमारे एनर्जी का निश्चित रूप से कर लेना। ये एनर्जी मीटर है, इसके माध्यम से हम क्या मापते हैं, kWh में एनर्जी को मापते हैं, और आप सब जानते हैं एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 kWh होता है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग अब आखिरी प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं, और आज का ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, सबको कॉपी पर लिखिए, नोट कीजिए, और अपनी तैयारी को एक धार दीजिए साथियों। 2 तारीख से हमारी नई बैच आएंगी जो कंप्लीट रूप से एएलपी के लिए, बार्क के लिए, सभी के लिए समर्पित होगी, और इस बैच में हम पूरी शक्ति के साथ आपके साथ पेश आएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो भी आप पढ़ेंगे उसको यहीं पर आपको कमांड कर लेना है, यहीं कंट्रोल कर लेना है, और तब जाकर के आपको घर जाना है, क्योंकि आप घर पर कितना पढ़ते हैं ये चीजें तभी पता चलेंगी जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, टेस्ट में अच्छा जवाब देंगे। इसलिए एवरी सैटरडे को जो टेस्ट होता है उससे जुड़िए और निश्चित रूप से बेहतर करिए। एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं द प्लेटफॉर्म ऐप पर, ऑफलाइन हमारे सेंटर पर सैटरडे को आकर आप टेस्ट दे सकते हैं सुबह 9 से 10 में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कोरोना निम्नलिखित में किस कारण होता है साहब, कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, किस वजह से कोरोना आपकी बढ़ जाती है? एक तो सबसे पहले आप जान लीजिए, तो हमारी कोरोना है उसके होने पर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, आपकी हिसिंग साउंड प्राप्त होती है, हिस इस तरह का। उसके बाद साहब हिसिंग साउंड प्राप्त होती है, चारों ओर वायलेट ग्लो, आपकी चारों ओर क्या होती है, बैगनी गुलाबी कलर की एक लाइटिंग लेयर जो है वो चमकने लग जाती है। साथ ही साथ हमारा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो सब आपका चार्ज हो जाता है, और उसके चार्ज होने की वजह से दोस्तों ध्यान रखिए आपकी क्या होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। परिणाम ये होता है कि एक्सेसिव इंपैक्ट की वजह से तार टूट भी जाया करती है। तो कोरोना जो है एक लॉसेस है, खास सिर्फ और सिर्फ एसी ट्रांसमिशन में होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में होता है, और ये तब ज्यादा होता है
जब आपकी इरेगुलर और रफ सरफेस होती हैं। इसीलिए हम लोग इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए साथियों हम लोग इस्तेमाल बंडल्ड कंडक्टर का करते हैं। और वो कंडक्टर एकदम आप ऐसे टच करोगे ना चारों तरफ से, एसीएसआर कंडक्टर ही होती है, लेकिन चारों तरफ से आप टच करोगे तो बहुत ही मुलायम लगती है। और जो खुरदुरा वाला होता है वो रफ सरफेस पर आपकी कोरोना काफी एक्सेस हो जाती हैं। इसीलिए साथियों हमें खुरदुरी सतह वाले केबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाई ट्रांसमिशन लाइन में वायु के आयोनाइज होने के कारण, एयर के आयोनाइज होने के कारण ये घटना घटती है। और इस कोरोना का स्वभाव वही स्वभाव था जो कोरोना 2020 में आया था। अभी भी थोड़ी थोड़ी उसमें वृद्धि होनी शुरू हो गई है। हमें अलर्ट रहना है, मास्क पहनना है, हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में बेहतर कर पाएंगे, इसे भी ध्यान रखना है। और इस कोरोना को कम करने के लिए क्या तरीका कहा, बंडल कंडक्टर लीजिए। सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए, मुलायम स्ट्रक्चर होने चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, खुरदुरा सतह नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दो तार के बीच की दूरी बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे, आप दोनों तार के बीच की दूरी साहब बढ़ा दीजिए। और जब दूरी बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से कोरोना आपका कम हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहे थे ना 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ठीक उसी प्रकार हमारे इस इलेक्ट्रिकल कोरोना में भी डिस्टेंस क्या है, बढ़ाना होगा साथियों। ठीक है, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक वादा हमसे करिए, सारे प्रश्नों को आप कमांड करेंगे और अपनी कॉपी पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे। और कभी हम आपसे पूछें तो आप जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। और जी जान से लग जाइए, अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मौका नहीं छूटे साहब। और एक सीट आपका पक्का हो जाए, चाहे वो एएलपी में हो, चाहे बार्क में हो, चाहे आपकी निश्चित रूप से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो। जितनी भी बड़ी वैकेंसियां हैं, छोटी वैकेंसियां हैं, कहीं ना कहीं आप लोग सफल हो जाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपनी जिंदगी के सपने को पूरा करिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं आपके साथ सदैव मदद के लिए तैयार खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।